हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज आईएएस प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की 2018 पेपर में मतलब 18 में जो सीसैट का पेपर आया था वो डिस्कस करेंगे। और जो डिस्कशन होगा हमारा वो मैथ्स एंड रीजनिंग का होगा। सिर्फ कंप्रीहेंशन पैसेज एंड कंप्रीहेंशन बेसिकली मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। आई विल बी डिस्कसिंग ओनली मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पार्ट, ठीक है। तो दिस इज़ मी, ठीक है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 सीसैट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको स्टडी फॉर नॉलेज है इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च कीजिएगा S4K_IAS, ठीक है। दिस इज टेलीग्राम, है ना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंसिडर दी 3-dimensional figure. I think I can move this one, हाँ, ठीक है। कंसिडर दी फॉलोइंग 3-dimensional figure. तो यहाँ पे 3-dimensional figure है। अब यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है सॉलिड लाइन क्या है, डॉटेड लाइन क्या है। सॉलिड लाइन वो है जो आपकी तरफ है, मतलब आपको दिख रहा है। डॉटेड लाइन वो क्या है, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन वो प्रेजेंट है। तो वही डॉटेड लाइन प्रेजेंट कर मतलब आपको ये शो कर रहा है कि वो पीछे की साइड है। ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा। तो उसको दिखाने के लिए 2D शेप में, अभी ये तो 2D है ना, 2D में आपको कैसे पता चलेगा वो पीछे है या नहीं है। तो वो डॉटेड लाइन यूज़ किया कि पीछे भी वो शेप है। तो इसने क्या बोला, हाउ मेनी ट्रायंगल्स डज द एवर फिगर है, ठीक है। तो ट्रायंगल काउंट करना है, फ्रंट में कितना है, बैक में कितना है, ठीक है। पहले हम फ्रंट में काउंट कर लेंगे, फिर बैक में काउंट कर लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फ्रंट में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फ्रंट में ये था तो उसको इरेज करते हैं बैक में, ठीक है। फ्रंट में कितना, 10। बैक में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। बैक में भी 10, टोटल कितना 20 इज द आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सम, डॉट की जगह पे कोई नंबर है, ठीक है। वो आपको फाइंड आउट करना कौन सा नंबर है, ठीक है। तो ये आपको अगर एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स आता होगा ना तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया है। कैसे हो गया देखते हैं, ठीक है। p + 10 + p, ठीक है। 10 के साथ कोई नंबर है तो नंबर क्या है, एज्यूम कर लिया। जैसे ये नंबर जैसे लिखा हुआ है ना, उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ठीक है। एज्यूम कर रहा हूँ कि ये नंबर p + 1p + 2p + p3 + p1 = 21p, ठीक है। मतलब डॉट की जगह पे मैंने p रिप्लेस कर दिया, मुझे एक्सपेंशन में इजी होगा, ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, p + 10 + p + 20 + p + 10 × p + 3 + 10 × p + 1 = 210 + p, ठीक है। ऐसे एक्सपेंड कर सकता हूँ ना मैं इजली। तो p कितनी है, काउंट करते 1 2 3 + 20 23p + 10 + 20 30 30 + 3 33 34, ठीक है। 34 = 210 + p, ठीक है। इस p को इस तरफ लेके आते, 34 को इस तरफ भेजते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22p = 210 - 34 = 6, ठीक है। यहाँ पे 10 - 3 7 176, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 176 / 22, 2 से ये 11, 2 से ये 8 एंड 8, ठीक है। 11 से ये 8 टाइम्स में, ठीक है 8। एक्चुअल मेथड सॉल्व करने का ये है, लेकिन एग्जामिनेशन में हमारे पास टाइम कम होता है। अगर जिसको ये ऐसे करना है ऐसे कर सकता है, ठीक है। 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर ऐसे किसी को एग्जामिनेशन में क्लिक नहीं किया कि इस तरह से सॉल्व करना है तो क्या करोगे, नंबर पुट करके देख लो ना, 4 + 14 + 24 + 43 + 41 214 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा तो फिर दूसरे नंबर को चेक करो ना, फिर 5 को चेक करो, 6 को चेक करो, जिसके साथ भी बैठे वो आंसर है ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट चीज़ें आती है, लेकिन एग्जामिनेशन में वो क्लिक करना चाहिए, डेट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मेथड था, आंसर इज
बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ ए नंबर, ठीक है। ये नंबर्स है, जैसे है ना, ऐसे नंबर लिखते हैं ना, 10 + 5 = 15। तो यहाँ पे इसने प्लस माइनस कुछ भी नहीं दिया है ना इस क्वेश्चन में, आपको फाइंड आउट करना वो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, 8 इज प्लस, 6 इज माइनस, इसके सामने प्लस, सभी के साथ यही हो रहा है, ठीक है। अब जब ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो अभी देखो 8 + 4 इज 12, 12 - 6 इज 6, 10 + 6 इज 16, 16 - 5 इज 11, 15 + 8 इज 23, 23 - 7 इज 16, 13 + 8 इज 21, -4 इज 17। तो ऑप्शन कौन सा 17 ए, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ऑक्टागन। तो आपको पता होना चाहिए पहले ऑक्टागन क्या होता है, ठीक है। तो ऑक्टागन ड्रॉ करते हैं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, फॉर्मूला तो इजी है, ठीक है, फॉर्मूला पुट करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला हमेशा याद रहे। फॉर्मूला ये होता है NC2 - N टू कैलकुलेट द डायगोनल ऑफ एनी शेप्स, ठीक है। जैसे ट्रायंगल में कितनी डायगोनल्स होगी, हाउ मेनी ट्रायंगल्स यू कैन ड्रॉ इन ट्रायंगल, एक भी नहीं ना, एक भी ट्रायंगल ड्रॉ मतलब डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो देखो प्रूफ करके दिखा दो इस नंबर से, 3C2 - 3, ठीक है। तो 3C2 इज बेसिकली 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल -3, ठीक है, इज इक्वल टू 3 - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर स्क्वायर होता, कोई स्क्वायर शेप है, वहाँ पे कितनी ड्रॉ कर सकते हो, 2 ड्रॉ कर सकते हो। तो 4C2 - 4, ठीक है, तो 4 × 3 डिवाइड बाई 2 -4, तो यहाँ पे हो गई 6 - 4 इज इक्वल टू 2, 2 डायगोनल हमने ड्रॉ किया। सेम यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 8C2 - 8 इज इक्वल टू 28 - 8 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो आंसर इज 20। अब 20 आया कैसे, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है वो देखते हैं। पहले नंबरिंग कर देते हैं, ABCDEFG एंड H, ठीक है। तो अभी क्या है, ए से कितनी आप ड्रॉ कर सकते हो, ए से कितनी ड्रॉ कर सकते हो, 1 2 3 4 एंड 5। बेसिकली आप एक पॉइंट से 5 मैक्सिमम डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, एक पॉइंट से। अभी बी पे एक भी ड्रॉ नहीं हुआ है ना, ए पे 5 है तो बी पे भी 5 होगा, ठीक है। ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी सी पे ऑलरेडी 1 है ना, तो सी से कितने और ड्रॉ हो सकते हैं, 4 और ड्रॉ हो सकते हैं ना। तो आपने सी से एक्स्ट्रा कितना किया, 4, ठीक है। अभी डी पे कितने हैं, 2 है ना, तो 3 आप और ड्रॉ कर सकते हो ना, 3 आप और ड्रॉ कर सकते हो। तो ड्रॉ कीजिए ऐसे, 3 आप यहाँ पे लिख लीजिए, 3 यहाँ से ड्रॉ हुआ है। अभी ई पे कितने ड्रॉ हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं ना, तो 2 और ड्रॉ हो जाएंगे यहाँ पे, जो नहीं हुए उनको ड्रॉ कर लो आप, ठीक है। अभी एफ पे कितने हो गए, 1 2 3 4, एफ पे 1 बच रहे हैं, ठीक है। तो 1 ड्रॉ कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। काउंट करो एक बार, 5 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 6 + 4 इज 10, 5 + 5 इज 10, 10 + 10 इज 20, है ना, ठीक है। तो आंसर इज 20, हमने फॉर्मूले से देख लिया था, ठीक है। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सी ऑप्शन तो दिख रहा होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डी ऑप्शन इज 1:1, ठीक है, हाँ 1:1 है। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या रहा है पहले वो हम देखते हैं। द फिगर ड्रॉन बिलो गिव्स वेलोसिटी ग्राफ ऑफ 2 व्हीकल, मतलब ये है ना वेलोसिटी और टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है। तो बेसिकली वही बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बस एक रिलेशन गिवन है, क्या PD, ये PD जो लेंथ है x इज हाफ ऑफ LD, मतलब LD की जो भी लेंथ है उससे हाफ है। तो अगर ये x है तो ये 2x होगा, क्योंकि 2x का हाफ इज x, ठीक है, 2x का हाफ इज x। तो यहाँ पे ये नंबर आ गया। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई ये वर्टिकल वाली, 3x, ठीक है। तो हम यहाँ पे LD की, हमने PD को क्या लिया, x लिया, तो LD की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिकली, 2 × PD है ना, तो 2 × x, ठीक है, इसलिए मैंने 2x यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 3x है और ये टाइम को मैं t एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसने क्या बोला, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल A एंड B इन द टाइम इंटरवल OL, मतलब OL इज द टाइम इंटरवल जहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको ये बताना है
कि इसने डिस्टेंस ट्रैवल जो की है उसकी रेशियो क्या है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको व्हीकल ए के लिए, व्हीकल ए की शेप क्या है, ये शेप है ना, तो एरिया अंडर द ट्रायंगल जो भी होगा दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल ए, ठीक है। तो एरिया फॉर व्हीकल ए इज, व्हीकल ए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेसिस टाइम, ठीक है, 3x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये इंटू है ना, तो कंफ्यूज मत होना, बेसिकली मैं ऐसे लिख देता हूँ 3xt/2, ठीक है। एरिया ऑफ व्हीकल बी इज इक्वल टू, व्हीकल बी को ऑब्जर्व करो आप, ठीक है, व्हीकल बी को ऑब्जर्व करोगे जब आप, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके नीचे जो एरिया है वो एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म होगा ना, तो t है और हाइट कितनी है इसकी 2x है ना, तो 2x इंटू टी, ठीक है, ये है। तो रेशियो ऑफ व्हीकल ए एंड बी बताना है बेसिकली, तो ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, इसकी रेशियो बतानी है। तो बेसिकली 3xt/2 डिवाइड बाई 2xt, ठीक है, xt से xt कैंसिल हो जाएगा है ना, 3/2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो ऑप्शन 3/4 कहाँ पे, सी ऑप्शन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट ए रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट कवर ए मैन स्टैंडिंग नियर रेलवे लाइन। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बस आपको डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो है 200 मीटर, ठीक है, टाइम जो है वो कितने सेकेंड्स में लग रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसकी स्पीड ट्रेन की कितनी है, स्पीड इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, तो आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 20, 2 से ये 9 है ना, तो 100/9 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। अभी क्या हमें टाइम चाहिए ना, तो फॉर्मूला हमें मालूम है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 200 मीटर, स्पीड कितनी है 100/9, तो 9 ऊपर जाएगी है ना, तो 2 इंटू 9, ये 100 से 100 टू टाइम्स में कैंसिल होगी, तो 2 इंटू 9 इज 18 सेकेंड इज द आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब ये ना डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर क्वेश्चन है, और इसमें सेम ग्राफ 3 क्वेश्चंस में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है वो 23 है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन डी इज 23। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन को ऑब्जर्व, मतलब यहाँ पे देखो वाइट वाली जो है, ये वाइट वाली जो बार चार्ट बनी हुई है, ये है कौन सा, कॉइल है, जो वर्टिकल लाइन है वो शीट है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों बनी हुई है वो स्क्रैप है, उसकी प्राइसिंग दी हुई है। तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, समझ में आएगा। द फॉलोइंग 3 आइटम्स आर बेस्ड ऑन द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज imports of 3 different types of स्टील ओवर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ्स पीरियड के लिए, तो 6 मंथ्स कहाँ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर 3 आइटम्स दैट फॉलो, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे, द फिगर इन ब्रैकेट इंडिकेट्स एवरेज कॉस्ट पर टन ओवर 6 मंथ्स, मतलब एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है पर मंथ के लिए है ना, एवरेज कॉस्ट पर टन ओवर 6 मंथ्स, ठीक है। मतलब जनवरी में कितनी कॉस्ट है वो उसने बताया है, नहीं कॉस्ट दी हुई है, कितना बिका है, मतलब कितना, सॉरी बिका नहीं है, इम्पोर्ट, हाउ मच इम्पोर्ट, मतलब कितना मंगाया है बेसिकली है ना, तो उसकी कॉस्टिंग दी हुई है। बाई हाउ मच measured in thousands of tons did the import of sheet steel exceeds the import of coil steel in the first 3 months of the year, ठीक है। तो पहले हम काउंट करते हैं ना, हमें किस में कंपेरिजन करना है, शीट स्टील में। शीट स्टील कौन सा है, मिडिल वाला ना। नेक्स्ट कौन सा है, कॉइल स्टील। कॉइल स्टील कौन सा है, साइड वाला, वाइट वाला है ना। तो हमें 3 मंथ के लिए काउंट करना है, तो पहले कॉइल के लिए काउंट करते हैं, ठीक है। तो कॉइल कितना है फर्स्ट 3 मंथ के लिए, 30 + 31 + 33, ये कॉइल है फर्स्ट 3 मंथ के लिए, कितना हो गया 4 9 94, ठीक है। अभी शीट के लिए काउंट करते हैं, शीट कहाँ पे, ये 40 37 35 और 36 अराउंड है ना, तो 40 ये शीट स्टील, ठीक है, 40 + 37 +
36 है ये, शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा ये कर दिया ना, 36 है ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 7 13, 1 कैरी करेगी तो 4 4 8 8 + 3 is 11, तो 113, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोला है, बाई हाउ मच did the import of sheet steel exceeds the import of coil steel in the first 3 months of the year। तो हमने 3 मंथ्स का समीशन कर लिया, आपको माइनस करना बस, 113 माइनस 94 इज इक्वल टू 19, ठीक है। 13 यहाँ से और 6 यहाँ से, 19 ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ग्राफ पे है, क्वेश्चन डिफरेंट है। ऑप्शन डी जो ऑप्शन है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 65,750, ठीक है। तो सेम बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट टोटल वैल्यू ऑफ द शीट स्टील इंपोर्टेड ओवर 6 मंथ्स पीरियड। तो हमने शीट स्टील के लिए 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया ना, 3 मंथ्स के लिए शीट स्टील कितनी है, 113, ठीक है। हम यूज़ करेंगे पिछले वाले डाटा को, फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए शीट स्टील 113 है, बाकी 3 मंथ के लिए हमें काउंट करना है, बस वो काउंट करते हैं। तो दिस इज 36, ठीक है। दिस वन इज आई थिंक 34, हाँ, प्लस 34 प्लस ये भी 34, ठीक है। तो कितना हो गया, 36 34 34 4 1, ठीक है, हाँ। तो कितना हो गया 104, ठीक है। तो 104 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो गया 712, ठीक है, 217। कॉस्ट कितनी है, इसने कॉस्ट पूछा ना, तो कॉस्ट कितनी है शीट स्टील की 256, मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 2, ठीक है। शायद अप्रॉक्सी आंसर आएगा मे बी, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं लग रहा, ठीक है। फिर भी कैलकुलेट करते हैं, हमें आंसर पता चल जाएगा। 6 × 7 इज 2, 4 कैरी करेगी, ठीक है, 0, ठीक है, यहाँ पे 1 कैरी करेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज 6 × 2 इज 12 13, 1302। नेक्स्ट इज 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 8 1085, ठीक है। नेक्स्ट इज 3 4 एंड 4 ऐड कीजिए इसे, 2 5 5 1 कैरी करेगी, 5 5 5 5 5 2। तो नियरेस्ट आंसर इज सी 5 5 5 2। तो ऑलमोस्ट सेम है ना, 5 5 5 2 एंड 5 5 5 0 इज ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि ऑप्शन सबसे नियरेस्ट यही है, तो आंसर इज दिस वन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज 1.2:1, ठीक है, 1.2:1 है वो ऑप्शन डी। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ शीट स्टील एंड स्क्रैप स्टील इंपोर्ट्स इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर। तो हमें शीट स्टील का नंबर तो मालूम है ना ऑलरेडी, कितना है 113, ठीक है। फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए शीट स्टील कितना है 113। अभी हमें स्क्रैप स्टील को काउंट करना है फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। स्क्रैप स्टील फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, तो चेक करते हैं ना, ये 32 है, ये 34 है, आई थिंक दिस वन इज 33, ठीक है। तो 32 33 एंड 34 ऐड कीजिए, 9 9, ठीक है। तो इसको रेशियो लेना है बेसिकली, है ना, शीट स्टील टू स्क्रैप स्टील मेजर करना है। तो 113 डिवाइड बाई 99, ठीक है। एक मिनट, अच्छा सॉरी ऑप्शन डी इज 1.6 ना, ऑप्शन डी इज 1.6:1 है, ठीक है। तो कैलकुलेट कीजिए इसको, कितना आ रहा, 99 113 1 टाइम्स में 99 14 डेसिमल 0 1 टाइम्स में 99, ठीक है, कितने आएंगे 41, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 4 टाइम्स में 1.14 नियरेस्ट आंसर इज 1.14, नियरेस्ट आंसर इज 1.2, है ना, ठीक है। 1.14, यहाँ पे नियरेस्ट अगर 1.1 होता ऑप्शन तो मैं 1.1 लेता, लेकिन 1.1 नहीं है, तो हम 0.14 कम नहीं कर सकते, हम 0.06 ऐड करके 1.2 तक पहुँच सकते हैं ना। तो नियरेस्ट आंसर हमारे पास बी है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आपके सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक है ना डाइस होता है जो लूडो खेलते हैं ना, तो उसमें कितनी साइड्स होते हैं? 6 साइड्स होते हैं ना, 6 साइड्स में इसमें अभी देखो, आप ऑब्जर्व करो, हमें फर्स्ट साइड ये दिख रहा, सेकेंड साइड में मतलब फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन सा? ये एंड सिक्स ये, ठीक है। तो मतलब हमारे पास 6 फेस दिख गए, ठीक है। फेस क्या है? फर्स्ट पे क्या है? डॉट, सेकंड पे क्या है? सेकंड डॉट, थर्ड पे क्या है? थर्ड डॉट, फोर्थ पे क्या है? फोर्थ डॉट, है ना। 5 पे क्या है? 5 पे डॉट नहीं है, क्रॉस है ना, ठीक है। 6 पे क्या है? लाइन है। ऑब्जर्व करो, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन चाहिए आपको बस। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे बेस्ड है, और ये एक बहुत ही ईजी नंबर है आपके लिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप? देखो, ये वाली वर्टिकल लाइन, मतलब लाइन आपके पास सिर्फ एक ही है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिफरेंट लाइन है, सेम लाइन है ये, क्योंकि आपके पास 6 फेस पे 6 जो भी शेप्स बनी हुई है, या कोई भी मतलब जो भी डॉट है या लाइन है या क्रॉस है, वो हमें मालूम हो चुका है ना। तो अभी हमें बस आपको ऑब्जर्व करना है यहाँ पे कि कैसे ये रोटेट कर रहा है। आपके पास पहले ये मतलब ऐसी लाइन है ना, आपने इसको रोटेट किया तभी तो ये हॉरिजॉन्टल होगी ना, ठीक है। आपने रोटेट किया मतलब जो पीछे था वो सामने आया। पीछे क्या था? 3 था, तो सामने जो था वो साइड में चला गया, और जो पीछे था वो सामने आ गया। तो इससे क्या पता चलता है हमारे पास? 1 जो सामने था उस तरफ चला गया, वो एक्चुअल में 3 के सामने है, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला? 3 के सामने मतलब अपोजिट में 1 है, 3 एंड 1 आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 है, फिर से रोटेट किया इसने, तो जो 2 सामने था वो साइड चला गया, जो पीछे था वो सामने आ गया, ठीक है। तो 4 क्या था? पीछे था, तो पीछे 4 के अपोजिट में कौन सा है? 2 है ना। 2 के अपोजिट 4 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली है, क्रॉस के अपोजिट कौन सा होगा? लाइन होगा, है ना। अभी यही तो बच रहा है ना। 3 के अपोजिट जब 1 है, 2 के अपोजिट 4 है, तो क्रॉस के अपोजिट लाइन होगा। तो ऑप्शन देखो, अभी 3 क्वेश्चन ईजी होंगे। व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू कंटेन ए सिंगल डॉट? सिंगल डॉट के पीछे कौन सा है? 3 डॉट्स। अभी देखो, बस यही याद रखना, अभी देखते हैं, ठीक है। 1 के पीछे 3 था, क्वेश्चन हो गया ये। 2 के पीछे 4 है, क्रॉस के पीछे लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू कंटेनिंग 2 डॉट्स? 2 डॉट्स के पीछे क्या? 4 डॉट्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू डैट कंटेनिंग द क्रॉस लाइन? ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट, इफ LSJXV इज द कोड ऑफ मुंबई, ठीक है। क्या मुंबई का कोड क्या है? मुंबई का कोड है LSJXVNC, ठीक है। तो दिल्ली का कोड क्या होगा, ये पूछ रहा है ना, ठीक है। तो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इसमें क्या हो रहा है। M में, ठीक है, उल्टा चलता है ना, इजी पड़ेगा, क्योंकि हमें L के बाद M आता है ना, STU, यहाँ पे +1 हुआ है, यहाँ पे +2 हुआ है, ठीक है। JKLM +3, ठीक है। यहाँ पे YZAB +4 हुआ है, यहाँ पे है ना। यहाँ पे क्या +5 होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे +6 होगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे +1 होना चाहिए, तो +1 के लिए यहाँ पे क्या चाहिए? C चाहिए। यहाँ पे +2 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी C चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए? +3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? IJKL, ठीक है, I आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे H4 पे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? D, ठीक है। तो CCID हमें दिखा क्या कहीं पे? CCID, तो ऑप्शन ए दिख गया ऑब्वियसली। तो लास्ट में भी +5 होगा, तो ये भी D होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बस कोडिंग आपको पहचाननी क्या हो रहा है। रमन इज रिटन एज 1 2 3 4 5, ठीक है। रमन इज रिटन एज 1 2 3 4 5, ठीक है। दिनेश इज रिटन एज 6 7 5 8 4 9, ठीक है। देन हमाम विल बी रिटन एज, तो हमें है ना यहाँ पे देखो, ये कोड है ना, नंबर को शायद रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है?
देखो यहाँ पे एक चीज़, एन यहाँ पे 5 के लिए यूज़ हुआ है और यहाँ पे एन देखो 3 पे है, यहाँ पे भी 5 यूज़ हुआ है ना। तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं, इनकोड कर सकते हैं कि जो है ना, हम यहाँ पे m किसके लिए यूज़ हुआ है, m इज़ किसके लिए यूज़ हुआ है, इस 3 के लिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 a किसके लिए यूज़ हुआ है, 2 के लिए है ना। 2 h किसके लिए यूज़ हुआ है, h इज़ 9 है ना, 9। फिर a किसके लिए यूज़ हुआ है, 2 के लिए 3। तो 9 2 3 2 3 कहाँ पे है, 9 2 3 2 3, 9 2 3 2 3 इज आंसर, ठीक है। लेटर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे नंबर यूज़ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। x इज बिटवीन -3 एंड -1, -3 to -1 ये क्या है, x है। y की वैल्यू क्या है, -1 to 1। इनके बीच में ये नंबर वेरी कर सकता है ना, बिटवीन बोला ना, x इज बिटवीन x एंड सॉरी -3 to -1 एंड y इज बिटवीन -1 to 1। तो आपको ये बताना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, ठीक है। बेसिकली रेंज बताना आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको, इसकी पहले मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू है ना, मैग्नीट्यूड में जितनी बड़ी हो सके उतना अच्छा है। तो मैग्नीट्यूड में बड़ी होने के लिए निगेटिव वैल्यू x स्क्वायर के अंदर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्या है मैग्नीट्यूड के टर्म में, -3 है, ठीक है। तो -3 स्क्वायर माइनस y की वैल्यू सबसे कम कौन सी है मैग्नीट्यूड में, y की वैल्यू मैग्नीट्यूड में सबसे कम कौन सी है, ठीक है। -1 to 1 ऑब्वियसली 1 दिख रहा है हमें, -1 दिख रहा है, लेकिन ये कम वैल्यू नहीं है, ये याद रखना। बीच में 0 भी है। अगर आप 1 लोगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे 1 लेते हो तो 9 - 1 इज 8, बट अगर आप यहाँ पे 0 लोगे तो 9 - 0 इज 9। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई ना, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 9, ठीक है। मुझे पता है बहुत लोगों ने मिस्टेक किया होगा इस क्वेश्चन में, उन्होंने देखा होगा एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी है 1 पुट करके उन्होंने 8 लाया होगा, उन्होंने ऑप्शन भी दिया है 8, ठीक है, इसी के लिए दिया है उन्होंने ऑप्शन, जबकि ये है, ठीक है। अभी 0 कैसे आ रहा है ये भी दिखाते हैं, ठीक है। मिनिमम वैल्यू चाहिए है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्या हो सकती है, -3 to -1 में तो मिनिमम वैल्यू -1 ही हो सकती है ना, मतलब मैग्नीट्यूड के टर्म में -1 का स्क्वायर इज 1 है ना, तो 1। और मैक्सिमम वैल्यू वाई स्क्वायर की चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू वाई स्क्वायर की चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू इज ऑब्वियसली -1 to 1 में मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है, ठीक है। तो 1 स्क्वायर इज 1, तो 1 - 1 इज 0। तो इट्स वैरीज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम इज 9, मिनिमम इज 0, ठीक है। 0 और 9 के बीच में वेरी कर रहा है, तो आंसर इज डी, ठीक है। x and y are natural number other than 1 and y is greater than x। तो एज्यूम कर लेते हैं ना, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। हमें एज्यूम करने में क्या जा रहा है, ठीक है, दोनों वैल्यू 1 से बड़ी है और y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड ऑप्शन करते हैं, इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो 2/3 तो लार्जेस्ट हो नहीं रहा है ना, c इज 3/2 ये भी हो नहीं रहा, ठीक है। d इज 5/6 तो ये हो नहीं रहा, ऑप्शन इज ए, ठीक है। सिंपल वैल्यू लो, सॉल्व करो, ऐसे नहीं तो ऐसे नंबर में विदाउट नंबर आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करते रह जाओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 2 आइटम्स, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आंसर 2 आइटम्स दैट फॉलो, ठीक है। द प्लान ऑफ एन ऑफिस, एक ऑफिस है, ब्लॉक है, ठीक है, जहाँ पे 6 ऑफिसर्स हैं A B C D E F, ठीक है। बोथ B and C ऑक्यूपाई ऑफिस टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर एज वन इंटर्स द ऑफिस ब्लॉक, ठीक है। ये ऑफिस है, ठीक है, ये एंट्री पॉइंट होगी, ठीक है। तो ये कॉरिडोर होगी, ठीक है, ये कॉरिडोर है, ये राइट एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से इंटर कर रहे हैं ना, तो ये वाली राइट है, ठीक है। ये हैंड राइट है तो ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। और कौन कौन है, A B C D E and F, ठीक है। B and C ऑक्यूपाई ऑफिस टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर, ठीक है। B और C इस तरफ राइट साइड में, अभी यहाँ मतलब अंदर लिखेंगे लेकिन अरेंजमेंट अभी हमें नहीं पता तो बस सिंपल लिख रहे हैं, ठीक है। A ऑक्यूपाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ द कॉरिडोर, ठीक है, A लेफ्ट साइड है। E and F occupy office on the opposite sides of the corridor but their office do not face each other। E और F दोनों आपस में अपोजिट साइड है, ठीक है। अगर E इस तरफ होगा, ठीक है, तो F इस तरफ होगा, ठीक है, या फिर
अगर ई इस तरफ है तो एफ उस तरफ होगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या सीन बनता है। नेक्स्ट, द ऑफिस ऑफ सी एंड डी फेस ईच अदर, ठीक है। सी इस तरफ है तो सी और डी आपस में फेस ईच अदर कर रहे हैं ना, तो सी इस तरफ है तो डी इस तरफ होगा, ठीक है। तो कंफर्म कौन कौन सा है, बी और सी और ए एंड डी कंफर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, ई डज नॉट हैव ए कॉर्नर, ठीक है। ई जहाँ पे भी है तो वो यहाँ पे 3 हो गए ना, मतलब बी सी और ई, ये एफ में से कोई एक होगा तो 3 हो गए। तो यहाँ पे कोई डॉट में इंटर करते हैं तो यहाँ पे 1 2 एंड ये 3, तो कॉर्नर पे नहीं होगा, वो मिडिल में होगा। अगर ई यहाँ पे है तो, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे मिडिल में होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सी एंड डी आपस में फेस ईच अदर, ठीक है। It does not have a corner. F office is further down the corridor than A. क्या बोल रहा है, F है ना, F जो है further down the corridor than A, मतलब अगर A यहाँ पे है तो F यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर A यहाँ पे है तो A तो इस तरफ है नहीं, और यहाँ पे आगे एक बात और बोल रहा है, बट ऑन द सेम साइड, ठीक है। A इस तरफ है तो ऑब्वियसली F भी इस तरफ होगा, तो E इस तरफ आ गया, और E की पोजीशन ऑलरेडी उसने डिफाइन की हुई मिडिल में है, ठीक है। और F हमारा कॉर्नर पे नहीं हो सकता, सॉरी एफ हमारा मिडिल में नहीं हो सकता, क्योंकि ई मिडिल में और ई और एफ ऑक्युपाई ऑफिस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉरिडोर, बट देयर ऑफिसेज डू नॉट फेस ईच अदर, ठीक है। और एफ बाद में है एक है, तो ऑब्वियसली एफ यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब ये आ गया और सी और डी आपस में हो रहे हैं, तो सी इस तरफ है तो डी इस तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे कौन बच रहा, ए, यहाँ पे कौन बच रहा, बी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, if E sits in his office and faces the corridor, E sits in his office and faces the corridor, whose office is to his left, left इसके लेफ्ट मतलब ये इस तरफ देख रहा है, ठीक है। ये इस तरफ देख रहा है, तो इसके लेफ्ट साइड में कौन सा है, C, ठीक है। तो C ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे C ऑप्शन, C में C है, ठीक है। तो C ऑप्शन हो गया, ठीक है। A में A है, B में B है, C में C है, D में D है, ठीक है, ठीक है। तो सी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ये हमने बना लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी इजी हो जाएगा, देखना। हु इज एफ इमीडिएट नेबर या नेबर्स, एफ कहाँ पर है, एफ यहाँ पर, एफ के नेबर कौन सा, इमीडिएट नेबर ए है, ठीक है। तो ए इज द आंसर, ए ओनली, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आपको बी भी दिख रहा है, तो बी तो कॉरिडोर के उस तरफ है ना, इमीडिएट नेबर पूछ रहा है ना, इमीडिएट नेबर तो ए ही है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको किया जा सकता है इजीली। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर विच द मिडिल वन इज 0, ठीक है। x 0 एंड y 3 डिजिट नंबर है जिसमें मिडिल नंबर 0 है। देयर सम इज 4, x प्लस 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, बेसिकली x प्लस y इज इक्वल टू 4, ठीक है। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, मीन्स y 0x माइनस x 0y इज इक्वल टू 198, यही बोला ना, नंबर अगर इंटरचेंज कर दिए फर्स्ट और लास्ट प्लेस का, और वो नंबर है ना 198 से बड़ा हो जा रहा है उस नंबर से खुद से, है ना। तो क्या पूछा, देन द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज, ठीक है। तो सारे पॉजिटिव वैल्यू अगर, तो इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। पॉजिटिव निगेटिव होता तो टेंशन की बात होती है। इसको एक्सपैंड, इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा ये 100y, ठीक है। ये 0 है तो 0 इंटू 10 करेंगे तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। ये y इंटू सॉरी x इंटू 1 माइनस 100y सॉरी 100x कॉमन ले लेते क्योंकि ये माइनस और ऑल है ना, प्लस y इज इक्वल टू 198, ठीक है। तो इसको एक्सपैंड करते हैं, 100y प्लस x माइनस 100x माइनस y इज इक्वल टू 198, ठीक है। तो 100y माइनस y क्या हो गया 99y, है ना। x माइनस 100x तो माइनस 99x इज इक्वल टू 198, ठीक है। तो क्या हो गया y माइनस x, 99 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। 99 क्या कॉमन ले लिया, तो 99y माइनस x इज इक्वल टू 198। 99 को इस तरफ से यहाँ पे नीचे भेजेंगे, है ना। तो कितने टाइम्स में जाएगी ये 2 टाइम्स में, तो y माइनस एक्स इज 2। वही तो पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट नंबर।
फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट नंबर का डिफरेंस कितना है? 2 है, ठीक है, तो आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट, ए सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेस इज कट इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड, ठीक है। एक क्यूब है आपके पास, कितनी 3 सेंटीमीटर साइड की है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई? 3 क्यूब 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस कट अप इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड। अभी क्या क्यूब की साइड कितनी करती है? 1 सेंटीमीटर, है ना, तो इसकी क्यूब क्या होगी? 1 सेंटीमीटर क्यूब भी होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो कितने पीसेज में कटेंगे? 27 पीसेज में ना, ठीक है। तो बेसिकली एक फेस पे ऐसा ऐसा कटेगा 9, मतलब इस तरह 3 3 3, मतलब 9 9 9, 27 पीसेज हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपको इमेजिन करना है ऐसा, ठीक है। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी विजिबिलिटी के लिए, ठीक है। ये ऐसा होगा, पीछे की साइड ये ऐसा होगा, ठीक है। कनेक्ट करते हैं, इस तरफ तो हो गया, इस तरफ भी ड्रॉ करते हैं। आंसर इसका इजी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपको विजुअलाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक बार चीज़ें समझ में आ गई तो नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएंगे ना, ठीक है। अभी ये क्या पूछा? हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल, कलर चेंज करना पड़ेगा, हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेस? 2 पेंटेड फेस पूछ। अभी देखो मैं इस कॉर्नर पे अगर ये वाली, सॉरी मैंने इनको कट नहीं किया ना, ऊपर तो कट हो गई, नीचे भी कट करना पड़ेगा ना। एक कट यहाँ पे आएगी ऐसे, ठीक है, एक कट यहाँ पे भी आएगी, ठीक है। तो बेसिकली है ना, ये स्मॉल स्मॉल क्यूब में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ना, तो जो मुझे है ना वाइट यूज़ करने दो तो ज़्यादा सही रहेगा आई थिंक। तो ये रहा वाइट, ठीक है। तो अभी क्या है देखो, इस क्यूब में क्या हो रहा है ना, देखो जो इस कॉर्नर पे है, जो इस कॉर्नर पे है वो 3 फेस के साथ शेयर कर रहा है, 1 2 एंड 3, ठीक है। कॉर्नर पे जो है वो 3 फेस के साथ अपना मतलब पोजीशन शेयर कर रहा है, लेकिन जो ये लाइन है, ये लाइन कितनी पोजीशन के साथ, फेस के साथ अपना पोजीशन शेयर कर रहा है? 2 फेस के साथ। तो ये क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेस। अगर मैंने कॉर्नर वाली क्यूब ली, अगर मैंने कॉर्नर वाली क्यूब ली, ठीक है, तो उसमें क्या 3 फेस पेंटेड होंगे ना, और मैंने मिडिल वाली ली अगर, तो वहाँ पे सिर्फ सिंगल फेस पेंटेड होगा, ठीक है, क्योंकि एक पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर मिडिल वाला मैंने सेलेक्ट किया तो वो क्या होगा? उस पर सिंगल फेस पेंटेड होगा। कॉर्नर वाला मैंने सेलेक्ट किया तो वहाँ पे 3 फेसेस हो, तो आपको इसने क्या बोला? एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड है ना, तो वो वाले सिलेक्ट करने हैं आपको। कैसे सिलेक्ट करोगे? सबसे पहले तो कॉर्नर वाले डिस्कार्ड करो आप, ठीक है। डिस्कार्ड कैसे करोगे? कॉर्नर कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 क्यूब डिस्कार्ड हो गए, है ना, तो 27 माइनस 8, पहले तो ये डिस्कार्ड किया मैंने कॉर्नर वाले। अभी क्या मिडिल पे है ना, मिडिल पे भी तो है, मिडिल पे जितने भी फेस कितनी होती है? 6 माइनस 6, ठीक है। मैं ऐसे भी काउंट कर सकता हूँ काउंट करना चाहूँ तो, ठीक है। कितने एजेस कितने हैं? हाँ, एजेस कितने हैं? एजेस कितने हैं? 1 2 3 12 है टोटल एजेस, ठीक है। तो 1 यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ पीछे की साइड, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, सेवन्थ ये, 8 ये, 9 ये, 10 ये, 11 ये, 12 ये, ठीक है। आंसर इज 12। अभी 12 कैसे आया? ठीक है, यहाँ पे 27 माइनस 8 माइनस 6 करने पे कितना आ रहा है? 13 आ रहा है ना, लेकिन हमें 12 चाहिए। देखो यहाँ पे कैसे होगा, 3 9 फ्रंट फेस पे है, ठीक है, फ्रंट फेस पे दिख रहा है,
पीछे भी 9 मिडिल वाले पे भी 9 है, लेकिन 9 में जो मिडिल वाले पे जो 9 है ना, उसमें जो मिडिल होगा वो तो सेंटर पे, उस पर तो कोई फेस पेंटेड ही नहीं है ना, उससे भी तो माइनस करना पड़ेगा ना 1, तब जाके ये 12 आ जाएगा। इस तरह से भी आंसर हमारा, और यहाँ से भी 12 आ जाएगा। ठीक है, पता नहीं ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, -1 किया है मैंने, -1 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो आंसर इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। While writing all numbers from 700 to 1000, how many numbers occur in which digit at, ठीक है, पहले तो 3 डिजिट नंबर फॉर्म होगा, है ना। How many numbers occur in which the digit at 100 place is greater than the digit at 10 place, and the digit at 10 place is greater than digit at यूनिट प्लेस। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 6 यूज हो सकता है ना, 6 यूज हो सकता है, मतलब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है, 6। और यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है, कैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर क्या क्या यूज हो सकता है, 6 यूज हो सकता है, 5 4 3 2 1। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन यूज हो सकता है, 5 4 3 2 1 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी 6 है। ठीक है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है। ठीक है, उसी तरह जब हम 8 में आएंगे, है ना, 8 में जब आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 7 इंटू 7। एक बार है ना, ये समझाता हूँ कैसे हो रहा है एक्चुअल में, चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिकेगी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे आपने ना ऐसे स्टार्ट किया, 7 6 5, 6 के साथ 4 भी हो सकता है, 6 के साथ 3 भी, 6 2 6 1 6 0। ठीक है, अगर आपने 5 यूज़ कर लिया, 7 5, तो यहाँ पे 4 7 5 3 2 1 0। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया टोटल, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, प्लस यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, प्लस नेक्स्ट में 4 होगा, नेक्स्ट में 3 होगा, नेक्स्ट में 2 होगा, नेक्स्ट में 1 होगा, नेक्स्ट में 0 होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या, तो अगर हमने 7 को फर्स्ट में रखा है, ठीक है, 7 को फर्स्ट में रखा है, तो पहले क्या आएगा, 6 टर्म्स आएंगे ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला बन गया ना। तो हम समीशन ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स कैसे काउंट करते हैं, 6 इंटू n+1, 7 डिवाइड बाई 2 इज 21। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाले सीरीज में अगर हमने 8 से स्टार्ट किया है, 8 7, ठीक है, 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 7 6 5, है ना, तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, इसमें भी सेम सीक्वेंस फॉलो होगा। ठीक है, तो 21 में 7 अगर ऐड कर दिया तो नेक्स्ट क्या होगा, 21 प्लस 28। ठीक है, 8 वाले सीक्वेंस में, अभी 9 वाला भी सीक्वेंस बच रहा है ना, तो 9 वाले सीक्वेंस के लिए क्या करेंगे, 9 वाले सीक्वेंस में इसमें यहाँ पे 7 तक था, उसमें 8 आ जाएगा, है ना, तो 28 प्लस 8 इज 36 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो नंबर इज 21 28 36। एडिशन कीजिए, कितनी हो जाएगी, 5 1 कैरी करेगी, 3 3 6 6 2 8 85 इज आंसर, ऑप्शन इज सी। ठीक है, समझ में आया कैसे किया, पहले 7 6 5 7 6 4 7 6 3 7 6 2 7 6 1 7 6 0, तो कितने टर्म्स हो गए 6 के साथ, 7 तो यहाँ पे रहेगा क्योंकि नंबर आपको बोला ही उसने 700 to 1000 के बीच में होनी चाहिए, तो 700 से स्टार्ट करेंगे ना, तो 700 से ऊपर जो नंबर है वो ये सब नंबर है। ठीक है, अभी 764 नहीं ना, हमें जो कंडीशन गिवन है कि
जो 100 प्लेस पे नंबर है वो 10 प्लेस से ज़्यादा है, जो 10 प्लेस पे वो 100 यूनिट प्लेस से ज़्यादा है, तो वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए हम फिर नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 754, 753, 752, 751, 750। तो इस तरह से 5 बने, ठीक है। फिर नीचे नेक्स्ट लिखेंगे 743, 742, 741, उस तरह से 4 बनेंगे। तो सबको इस तरह से लिखने पे ना ऐसी समीशन बनेंगी। तो फर्स्ट 700 वाले टर्म में 21, नेक्स्ट 28, 36, इस तरह करके 85 टर्म्स, मतलब टोटल ऐसे नंबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पेन इज लेस देन पेंसिल, ठीक है, क्या है, पेन इज लेस देन पेंसिल, पेंसिल इज लेस देन बुक, ठीक है, एंड बुक इज ग्रेटर देन कैप। देखो इन दोनों से तो मैं एक कंक्लूड कर सकता हूँ, पेन पेंसिल से छोटा और पेंसिल बुक से छोटा है, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ पेन इज लेस देन पेंसिल एंड पेंसिल इज लेस देन बुक। इसका ये मतलब है पेन इज लेस देन बुक, ठीक है, इससे तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा बुक इज ग्रेटर देन कैप, ठीक है, बुक इज ग्रेटर देन कैप। अगर यहाँ पे सबसे बड़ा कौन हो गया, फिर बुक किससे बड़ा है, कैप से। इन दोनों से बुक बड़ा है और इससे भी बड़ा बुक है, तो सबसे बड़ा बुक हो गया। अभी ऑप्शन देखते, ऑप्शन क्या बोल रहा है, पेन इज ग्रेटर देन कैप। पेन और कैप का कोई रिलेशन नहीं गिवन है इस वाले इनइक्वालिटी में, ठीक है, पेन और कैप का कोई रिलेशन गिवन नहीं है, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। पेन इज लेस देन बुक, पेन इज लेस देन बुक, हाँ ये सही है, ऑप्शन यही होगा। फिर पेंसिल इज ग्रेटर देन, पेंसिल इज इक्वल टू कैप, ये भी इक्वेशन नहीं गिवन है, कुछ भी रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो ये भी नहीं होगा। पेंसिल इज ग्रेटर देन कैप, ये भी रिलेशन, मतलब रिलेशन तो नहीं दिया हो ना पेंसिल पेन और कैप के बीच में, इसने बुक और कैप का रिलेशन दिया है ना, ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बुक सेलर सोल्ड्स ए नंबर ऑफ नंबर्स एंड प्राइस, ठीक है, तो ए नंबर्स ऑफ ज्योग्राफी बुक उसने बेची है, ठीक है, प्राइस कितनी है एक्स। A+2 हिस्ट्री की बुक बेची है, कितने X+2 वाले प्राइस पे है ना। नेक्स्ट है A-2 नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बेची है, ठीक है, कितने प्राइस पे X-2 पे, ठीक है, इतने नंबर्स हैं, एक की प्राइस इतनी है, ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएगी A × X है ना। उसी तरह इसकी भी दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो टोटल क्या समेशन करनी है हमें बस, है ना, दिस इंटू दिस प्लस प्लस दिस इंटू दिस समेशन करनी है। तो A × X इज AX प्लस A+2 X+2 प्लस A-2 इंटू X-2, ठीक है, तो AX प्लस AX प्लस 2X प्लस 2A प्लस 4 प्लस AX प्लस -2X -2A प्लस 4, ठीक है, ये 2A से ये 2A कैंसिल हो जाएगी, -2X से ये 2X कैंसिल हो जाएगी, तो 3AX प्लस 8, 4 प्लस 4 है ना, तो 3AX प्लस 4 8, ये ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, ए बैग कंटेन्स 15 रेड बॉल्स एंड 20 ब्लैक बॉल, ठीक है, तो टोटल बॉल्स कितने हैं 35 बॉल्स हैं, ठीक है, 35 बॉल्स है, इसमें कितने 15 रेड 20 ब्लैक, ठीक है, और उनको नंबरिंग क्या दिया हुआ है, आइदर 1 और 2 और 3, ठीक है। 20% ऑफ रेड बॉल आर 1, 20% ऑफ रेड बॉल मतलब 15 का 20% इज 3, तो कितने हैं 20%, 3 क्या नंबर दिया हुआ है, नंबर 1, ठीक है। 40% ऑफ देम आर, 40% इसका कितना हो जाएगा 6, वो क्या है नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमारे पास बॉल इसमें कितने बचे 6, तो वो क्या होंगे उनकी नंबरिंग 3, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली अमंग द ब्लैक बॉल्स 45% मतलब 9, 45% ऑफ 20 इज 9, ठीक है, तो 9 की नंबरिंग क्या दी हुई 2, ठीक है। नेक्स्ट 30% आर नंबर्ड 3, 30% ऑफ 20 इज 6, तो उनकी नंबरिंग क्या है 3, तो इसमें और कितने बचे 5,
ठीक है, तो इसकी नंबरिंग क्या होगी 1। ठीक है, तो इसने क्या बोला, ही विंस इफ द बॉल इज रेड एंड नंबर 3 और, मतलब बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 35, मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है 35, और जो हमें फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम क्या है, ये गिवन है रेड और नंबर 3 होनी चाहिए, रेड और नंबर 3, रेड और नंबर 3 6 प्लस, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और क्या है, इफ इट इज ब्लैक एंड नंबर 1 और 2, 1 कितने हैं 1 5 है, 2 कितने हैं 9 है, तो 9 + 5 टोटल कितनी हो गई, 9 + 5 इज 14, 14 + 6 इज 20, 20/35 इज 4/7। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पर्सन ए एंड बी आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक बनाते पहले तो, ठीक है, इफ ए स्टार्ट्स, इफ ए एट द स्टार्ट बी इज ahead ऑफ ए, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ठीक है, एट स्टार्ट बी इज ahead ऑफ ए एंड देयर पोजीशन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं इस तरफ राउंड लगा रहे हैं, ठीक है, और बी यहाँ पर, ए यहाँ पर, और ये एंगल 30 डिग्री है। व्हेन ए रीचेज द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट ही मीट्स बी। ठीक है, ए ने यहाँ से राउंड लगाकर यहाँ पहुँचा और बी भी सेम टाइम पे यहाँ पे पहुँचा हुआ था, मतलब दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किया। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इफ दे आर रनिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, उनकी स्पीड यूनिफॉर्म है। तो अभी देखो यहाँ पे बी ने कितनी एंगल कवर की है, बी ने तो 150 डिग्री एंगल कवर की है ना, लेकिन ए ने कितनी कवर किया एंगल 180 डिग्री। ठीक है, आपको ये पता है ना डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं, आर्क का लेंथ L = r θ। ठीक है, इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस बाय स्पीड = वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे r तो दोनों के लिए कांस्टेंट होगा ना। ठीक है, और मैं इस एंगल को, एंगल अगर यहाँ पे 180 डिग्री है, इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो ये पाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 150 को कन्वर्ट करूँ तो 5 π/6 हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180। ठीक है, तो 150 क्या हो जाएगा, 150 इंटू π/180, तो ये 5/6 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं 5π/6 लिखा है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या टी दोनों में सेम रहेगा ना, अगर मैंने ए की वेलोसिटी लिखी तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, इसको मैं रेज कर रहा हूँ ना यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगी आर तो सेम रहेगी, थीटा कितनी है π/t। रेशियो ऑफ ए एंड बी के लिए पूछा ना, तो बी इसके नीचे बी डिवाइड करते आर इंटू 5 π/6/t। ठीक है, टी से टी कैंसिल हो जाएगी, आर से आर कैंसिल हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, 6 नीचे है तो नीचे से कहाँ जाएगी ऊपर। ठीक है, तो 6/5 ऑप्शन एक ही है ए। ठीक है, 5/6 होता तो मे भी आप लोगों में से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा था तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट हैज़ टू गेट 40% मार्क्स टू पास इन एग्जामिनेशन। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसको है ना, एज्यूम करो x मार्क्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, कितना x मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो इसमें 40% चाहिए, 40% ऑफ x इज इक्वल टू बेसिकली 0.4x उसे पास करने के लिए चाहिए। सपोज ही गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल बाई 30 मार्क्स, मतलब उसे ना 30 मार्क्स मिले हैं और वो 30 मार्क्स से फेल कर गया, तो मतलब उसे 30 मार्क्स और मिलते तो वो पास कर जाता। ठीक है, तो बेसिकली 30 + 30 इज इक्वल टू 0.4x है ना, पासिंग मार्क्स तो ये है ना, 30 मार्क्स उसे मिले हैं और 30 मार्क्स उसे और मिलता तो वो पास कर जाता। तो बेसिकली 60 इज इक्वल टू 0.4x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x डिवाइड बाई 0.4, 0 4 से ये डिवाइड करूँगा तो 150, x इज इक्वल टू 150। तो क्या पूछा, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, 150। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 बॉयज टर्न आउट फॉर प्लेइंग हॉकी, ऑफ दीज
19 बॉयज हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है। 11 आर वियरिंग हॉकी शर्ट्स, क्या 11 ने हॉकी शर्ट पहने हुई है, ठीक है। 14 आर वियरिंग हॉकी पैंट्स, 14 हॉकी पैंट। देर आर नो बॉयज विदाउट शर्ट एंड और पैंट्स, मतलब सभी ने या तो शर्ट पहना हुआ है या तो पैंट पहना हुआ है हॉकी का, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज वेयरिंग फुल यूनिफॉर्म, ऐसे नंबर बताना है जहाँ पे हॉकी शर्ट प्लस हॉकी पैंट पहना हुआ है। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्मूला लगाना आपको, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी वाला, है ना। तो आपको ए यूनियन बी मालूम है 19, ए मालूम है 11, ये मालूम है 14, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एज्यूम कर लो इसको x, है ना। सॉल्व करो, x को इधर लेके जाओ, इसको इस तरफ लेके जाओ, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25 माइनस 19 इज इक्वल टू 6, 6 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। इस पैसेज पे 6 क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। तो जो यहाँ पे हिडन है मैं वहाँ पे इसको पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे सी ऑप्शन इज CTQ, इसको डिकोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो स्टूडेंट्स लिखता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट सिटी, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज, नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। ABCD students, they are studying in 4 different cities, PQRS, not necessarily in that order, they are studying in college, 4 colleges, science college, arts college, commerce college, in college not necessarily in that order, which is situated in 4 cities, ठीक है। तो मैंने लिख लिया, ठीक है। स्टूडेंट्स A, B, C and D, ठीक है। सॉरी, अभी यहाँ पे क्या बोला, D is studying in Assam, D is studying in Assam. आर्ट्स कॉलेज इज सिचुएटेड इन सिटी S विच इज़ इन राजस्थान, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अभी किसी के साथ कनेक्शन दिया हुआ है, तो क्या है, आर्ट्स कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज है, सिटी कौन सी है, राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे क्या हो, सिटी कौन सी, S, ठीक है। स्टेट राजस्थान, कोर्स कॉलेज है आर्ट्स की, सिटी है S। A इज स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज, ठीक है। ए कौन से में पढ़ रहा, कॉमर्स। B is studying in CTQ, B is studying in CTQ. Science college is located in Kerala, Science college is located in Kerala, ठीक है। अभी तो नहीं मालूम यहाँ पे साइंस का केरला के साथ कनेक्शन है। अभी देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, A, B, C और D में तीनों का देखो, A में एक फिल है ना, B में एक फिल है, D में एक फिल है, ठीक है। A, B एंड D में एक एक फिल है, और यहाँ पे S आर्ट्स और राजस्थान का एक कनेक्शन है, मतलब ये 3 फिल होना है एक लाइन में। अब वो स्पेस कहाँ पे अवेलेबल है, वो स्पेस सिर्फ C में अवेलेबल है, ये और ये स्पेस खाली है ना, मतलब इसको फिल करना है। तो ये सिर्फ SCT आर्ट्स और राजस्थान का कनेक्शन सिर्फ एक ही जगह पे बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कॉमर्स है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे आसाम है, और यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, C में S आर्ट्स एंड राजस्थान, ठीक है। तो ये वाली आपने फिल कर ली। अभी साइंस और केरला का कनेक्शन है, ठीक है, साइंस और केरला। तो यहाँ पे कॉमर्स ऑलरेडी है, यहाँ पे आर्ट्स ऑलरेडी है, यहाँ पे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइंस एंड केरला। तो यहाँ पे कौन सा बच रहा, गुजरात सिटी बच रहा है ना, ठीक है। बाकी अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इज स्टडिंग इन गुजरात, ठीक है, बी ऑप्शन, ए इज स्टडिंग इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला एंड क्यू, ऑप्शन क्या है, CTQ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 के बाद 45 क्या है, सी इज स्टडिंग इन
सी इज स्टडिंग इन एस आर्ट्स राजस्थान, एस आर्ट्स राजस्थान, एस आर्ट्स राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 44, 45, 46। Which one of the following statement is correct? D is studying, not studying in CTS. ठीक है, D is not studying in CTS। हाँ ठीक है ना, D वो तो C पढ़ रहा है ना, ठीक है, वो तो C पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, D इज नॉट। बाकी भी देख लेते हैं। A इज स्टडिंग साइंस कॉलेज, A इज स्टडिंग साइंस कॉलेज, नहीं कॉमर्स में पढ़ रहा। नेक्स्ट, A इज स्टडिंग केरला, नहीं केरला में कौन पढ़ रहा? B पढ़ रहा। इंजीनियरिंग कॉलेज लोकेटेड इन गुजरात, नहीं कॉमर्स वाली कॉलेज गुजरात में है ना, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंजीनियरिंग कॉलेज? ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज का किसके साथ कनेक्शन है? इंजीनियरिंग कॉलेज तो यहाँ पे लास्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज आएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज ही बच रहा था बस। ठीक है, तो क्या है, सॉरी, इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन पढ़ रहा? डी है ना, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में डी इज स्टडिंग देयर। ठीक है, डी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो यहाँ पे ना लास्ट वाली ऑप्शन में भी आपको नहीं दिख रही होगी, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डी ऑप्शन। ठीक है, बी इज स्टडिंग इन गुजरात। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंजीनियरिंग कॉलेज लोकेटेड इन आसाम, इंजीनियरिंग कॉलेज लोकेटेड इन आसाम, यस इट इज़ ट्रू, इंजीनियरिंग कॉलेज लोकेटेड इन आसाम। बाकी देखते हैं, क्यू का आसाम के साथ कनेक्शन है क्या? क्यू का आसाम के साथ कनेक्शन नहीं, केरला के साथ है। सी इज स्टडिंग इन केरला, नहीं केरला में कौन पढ़ रहा? बी पढ़ रहा। और लास्ट वाली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? बी इज स्टडिंग गुजरात, नहीं बी कहाँ पढ़ रहा है? केरला में पढ़ रहा। तो हमने साढ़े 6 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, एक पैसेज के ऊपर 6 क्वेश्चन भेजते हैं, मतलब 6 × 2.5 इज 15 नंबर आपके मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 40 रुपीज़। ठीक है, 40 रुपीज़ प्लस प्रॉफिट उससे कितना मिलता है? X% प्रॉफिट। हाउएवर व्हेन ही सेल्स इट एट 20% ही फेसेस सेम परसेंटेज ऑफ लॉस। ठीक है, इसकी कॉस्ट प्राइस मतलब ये है ना, शॉपकीपर सेल्स एट 40 रुपीज़ एंड गेट्स, ठीक है, अच्छा ये कॉस्ट प्राइस नहीं है। ठीक है, रिज्यूम करते कॉस्ट प्राइस कुछ है, ठीक है, प्लस उस पर कितनी हो रही है? अच्छा ये एक्स, इसने ऑलरेडी प्रॉफिट लिया हुआ है ना प्रॉफिट के लिए, तो रिज्यूम करते हैं वाई इज द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्लस X% प्रॉफिट हो रही है ना, X% प्रॉफिट हो रही है, किस पे होगी? वाई पे होगी ऑब्वियसली, है ना। कितने पे सेल कर रहा है? 40 पे। हाउएवर ही सेल्स इट एट 20, अगर इसलिए 20 पे सेल करता है तो सेम % का लॉस होता है। ठीक है, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 2i, X% ऑफ y एंड माइनस X% ऑफ y, इन दोनों को ऐड करने पे 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 60, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 30। 30 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट लाइंग ऑन ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, एक सर्कल लेते हैं, इस पर 24 पॉइंट्स हैं, तो हम डिवाइड करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो एक दो के बीच में कितनी आनी चाहिए? 6। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 24 हो गए। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग सेट्स ऑफ 3 पॉइंट एज द वर्टिसेस? देखो क्या हो रहा है, अगर आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है इसमें, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? एंगल, तीनों एंगल 60 डिग्री होनी चाहिए और तीनों लेंथ इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो कैसे होगा? मैंने एज्यूम करूँ यहाँ पे नंबरिंग दिया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ, बाकी तो सिंपल आंसर है। ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अगर आपने है ना 24 से शुरू, मतलब 21 पे शुरू किया, तो जो लेंथ यहाँ 1 से 9 तक की होगी वही 9 से 17 तक की होगी,
और जो 17 से 1 तक की होगी। कैसे? 1 से लेके 9 तक काउंट करो। 8 स्टेप चल रहे हो, यहाँ पे भी आप 8 स्टेप चल रहे हो, यहाँ पे भी आप 8 स्टेप चल रहे हो। ठीक है, तीनों मतलब इसके अलावा अगर आपने किसी और पॉइंट को सिलेक्ट किया ना 1, 9 और 17 के अलावा, 1 अगर 1 से स्टार्ट किया आपने और 1 के अलावा आपने 9 और 17 के अलावा और किसी और पॉइंट को चूज़ किया तो आपकी ये लेंथ इक्वल नहीं होगी। आपने यहाँ पे 8 स्टेप चला है, यहाँ पे 8 स्टेप चला है, यहाँ पे 8 स्टेप चला है, तो जाके ये आपने 24 पॉइंट कवर कर लिए हैं बेसिकली। इन द सेंस ये लेंथ तीनों इक्वल है। अब 1 पॉइंट के लिए आपने 2 पॉइंट ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया, तो इस 2 पॉइंट पे और कोई पॉइंट नहीं आ सकता। समझ रहे हो? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 1 से 17 का और 9 का कनेक्शन बैठ गया, मतलब यही एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इस पॉइंट से बनेगी। अब बाकी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी तो दूसरी पॉइंट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। वो पॉइंट कौन सी है? 2 का, है ना? 2 के लिए आपको 10 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 10 के बाद 18, 18 के बाद वापस से 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको कितनी ट्रायंगल बनेंगे? आपको टोटल 8। ठीक है, टोटल 8 राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि 3 पॉइंट से एक बन रहे हैं, तो 24 डिवाइड बाई 3 से कितने बनेंगे? 8। ठीक है, तो नेक्स्ट है, तो इसमें आंसर हो गया 8। 8 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसिडर द सीक्वेंस गिवन बिलो। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली एक वर्ड मिस मतलब चेंज नहीं किया है यूपीएससी ने। ये है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, ये है ना डेट दिया हुआ है, तो इसमें ना एक लीप ईयर और नॉन लीप ईयर कॉन्सेप्ट आपको मालूम ही होगा, है ना? तो इसमें लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आ गया। देखो 4/12/95 से आप कहाँ जा रहे हो? 1/1/96 पे। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी डेज की गैप है? 4 के बाद कितने दिन बच रहे हैं? 27 डेज प्लस 8, 28 डेज का गैप है। ठीक है, यहाँ से कहाँ आ रहे हो आप? 29/1/96, इन दोनों के बीच में कितनी गैप है? 28 डेज। तो 28 डेज की गैप पूरी बेसिकली। इसके बाद कौन सी है? 26 to 96। तो यहाँ पे जनवरी 31 डेज का होता है, 2 दिन यहाँ पे, 26 यहाँ पे, तो 28 डेज यहाँ पे भी गैप हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या है? हाँ, इसके बाद कहीं तो टर्म पूछा, तो ये क्या 96 से लीप ईयर, तो 27, 28 एंड 29 3 दिन हो गए ना फरवरी में। फिर मार्च में 25 डेज आएंगे, है ना? तो 25, 3, 96 मिलाकर यहाँ पे 28 डेज का गैप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इज 25, 3, 96। अभी जिसने लीप ईयर मिस किया, 28 डेज कंसिडर कर लिया, उसके लिए आंसर आ जाएगा 26, 3, 96, वो भी ऑप्शन में है। ठीक है, लेकिन आंसर तो यहाँ पे बी है क्योंकि लीप ईयर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 12 इक्वल स्क्वायर्स आर प्लेस्ड टू फिट इन ए रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसकी डायगोनल 5 सेंटीमीटर गिवन है। देर आर 3 रोज है, मतलब यहाँ पे 1, 2, 3 कंटेनिंग 4 स्क्वायर्स। ठीक है, 4 स्क्वायर, देर आर 3 रोज कंटेनिंग 4 स्क्वायर ईच। तो 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3। ये अंडरस्टैंडिंग ले कर रहा हूँ बस मैं आपके लिए। ठीक है, नो गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन एडजेसेंट स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो अभी आपने स्क्वायर फिट कर दिया। एक स्क्वायर की साइड क्या होती है? एक्स, तो बाकी स्क्वायर की भी एक्स ही होगी ऑब्वियसली, है ना? क्योंकि इसने 3 रोज में 4 फिट किया है, तो ऑब्वियसली सबको सेम रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर छोटी बड़ी हो जाएगी तो वो 4 फिट नहीं होगा। ठीक है, तो एक की एरिया एक्स है, एक्स स्क्वायर है, सॉरी मतलब एक की लेंथ अगर एक्स है तो इस तरह से। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हो गई? 3x, इसकी विड्थ कितनी हो गई? 4x, इसकी डायगोनल ऑलरेडी दी हुई है 5 सेंटीमीटर ना, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो यहाँ पे 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 हो गई। नेगेटिव वैल्यू हम ले नहीं सकते क्योंकि साइड की लेंथ पूछी। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर? तो एक एरिया मतलब एक जो स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ 1 है, तो एरिया कितनी होगी? 1 स्क्वायर इज 1, तो आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो ये अब ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ, परसेंटेज ऑफ वर्क, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वर्क दिया हुआ है, यहाँ पे मंथ्स दिए हुए हैं, ठीक है, और ये एक्चुअल प्रोग्रेस हो रहा है ये, और एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस हो रहा है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द ग्राफ गिवन ऑन 1 जून, ऑन फर्स्ट जून यहाँ पे अप्रैल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जून, तो ऑन 1 जून, ठीक है, द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ वर्क वाज लेस देन एक्सपेक्टेड, एक्चुअल प्रोग्रेस यहाँ पे है, एक्सपेक्टेड ये है, तो ऑब्वियसली ये सही है, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा तो ये स्टेटमेंट ठीक है, तो ये गलत नहीं है, ठीक है, तो इसको हम डिस्कार्ड करेंगे, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट, द एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क वाज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त के में दी रेट ऑफ प्रोग्रेस क्या, जितना काम हुआ है और डिवाइड बाई टाइम, ठीक है, यहाँ पे देखो आप कम टाइम में ज़्यादा काम हो गया ना अगस्त में, तो यहाँ पे रेट ऑफ प्रोग्रेस ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। दी वर्क वाज एक्चुअली कंप्लीटेड बिफोर एक्सपेक्टेड टाइम क्या था 1 सितंबर, लेकिन पहले कंप्लीट हो गया ना, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शन गलत क्यों है ये भी देखते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 सितंबर एट नो पॉइंट वाज एक्चुअल प्रोग्रेस मोर देन द एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, ये बोल रहा है कि 1 अप्रैल से 1 सितंबर के बीच में कभी भी एक्चुअल प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस को एक्सीड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ना इस पॉइंट के बाद कि एक्चुअल प्रोग्रेस एक्सीडेड एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, ठीक है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a sports meet a winner stand comprising 3 wooden blocks is in the following form, there are 6 different colors available to choose from, each one of the wooden blocks is to be painted such that no two of them has the same color, ठीक है, आपके पास 6 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, आपको पेंट करना है ऐसा कि कोई भी 2 वुडन ब्लॉक सेम कलर के नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, ठीक है, तो टोटल हाउ मेनी वेज द विनर स्टैंड कैन बी पेंटेड, ठीक है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4, 30 इंटू 4 इज 120, ठीक है, 120 इज द आंसर, ठीक है, सिंपल से परमुटेशन कॉम्बिनेशन का देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन और, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है, मुझे डाउट हो रहा है। There are 6 different colors available to choose from and each of the 3 wood needs to be painted such that no 2 of them has the same color. In how many different ways can the winner stand be painted? ठीक है ना, 120, इसमें कुछ नहीं है अब तो। ये भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन और इस ग्राफ के ऊपर 2 क्वेश्चन बेस्ड हैं, ठीक है, 2 आइटम्स, ठीक है, तो ग्राफ हम देखते हैं। इस ग्राफ में देखो यहाँ पे ग्राफ है, तो मे बी थोड़ी सी डाटा आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, थोड़ी सी क्या पूरी अच्छे से अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ इन विच द बर्थ एंड डेथ रेट ऑफ ए कंट्री आर गिवन, ठीक है, तो ये बर्थ रेट की ग्राफ है, ये डेथ रेट की, मतलब ये लाइन है, ठीक है, बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 है ये, ठीक है। लुकिंग एट द ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट फ्रॉम 19, मतलब इन्फर्ड मतलब ये कंक्लूड किया जा सकता है, ये कंक्लूड किया जा सकता है इस ग्राफ से, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ इंक्रीज। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ इंक्रीज्ड, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है, यहाँ पे पहले क्या था 30 था, यहाँ पे क्या था 25, तो 30 माइनस 25 इज 5, ठीक है, पहले स्टेटमेंट ये है, मतलब पहले यह था, बाद में देखो बाद में कितनी है 17 माइनस 7 अप्रॉक्स मान रहा हूँ, लास्ट में कितनी हो गई 17 माइनस 7 इज 10, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा मुझे। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ डिक्रीज्ड, ये एक स्टेटमेंट गलत है, अगर ये सही है तो ऑब्वियसली ये गलत होगा। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ रिमेन्ड स्टेबल, नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट शोज नो ट्रेंड, ट्रेंड तो शो कर रहा है ना, इनके बीच की गैप बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो ऑप्शन जो मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे ऑप्शन थोड़ी सी हाइड हो गई है, तो मैं ऑप्शन यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ए के लिए क्या है 1 and 2 ओनली, बी के लिए क्या है इज 1 2 and 3, 1 2 and 3, C is 3 and 4, D is 2 and 4, 2 and 4, ठीक है। ये ऑप्शन है 1 and 2 only, 3 4, which one of the above most logical rational statement that can be inferred from above graph, ठीक है। सेम ग्राफ है, ठीक है। with reference to the above graph with reference to the above graph consider the following statement considering 1970 as the base year, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 ईयर्स। अगर ये 1970 है, ये बेस ईयर है, तो यहाँ से 35 ईयर कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। तो ये यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे भी सेम डिफरेंस दिख रही है। तो पॉपुलेशन हैज़ स्टेबलाइज्ड आफ्टर, पॉपुलेशन हैज़ नॉट स्टेबलाइज्ड, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ स्टेबलाइज्ड। क्या स्टेबलाइज हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज कांस्टेंट, दैट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज नहीं हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज स्टेबलाइज। तो वन स्टेटमेंट जहाँ पे भी वो डिस्कार्ड कर दो, ये स्टेटमेंट हो नहीं सकता, ये स्टेटमेंट हो नहीं सकता, ठीक है। अभी हमने 3 और 4 में से बस चूज करना है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 ईयर्स, तो यही तो हुआ है। और ये वाला ऑप्शन कौन सा बच रहा है, डी ऑप्शन, तो आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बाकी 3 गलत क्यों वो भी देख लेते हैं। डेथ रेट हैज़ फॉलन बाई 10% इन द फर्स्ट 10 ईयर। तो अभी क्या है 10% से आपको चेक करना पड़ेगा, तो ये चेक कर लेना कि ठीक है। फर्स्ट 10 ईयर पहले कितनी थी डेथ रेट, 25 पे थी। नेक्स्ट कितनी हो गई यहाँ पे, लगभग 23, ठीक है। तो 25 से 23 पे आ रही, तो ऑलमोस्ट 10% फॉल की है क्या, नहीं सॉरी 10% तो यहाँ पे होगा ना। तो ज़्यादा से क्या है बेसिकली 20 एज्यूम करते हैं 20 है, ठीक है। 25 से 21 आया है, ठीक है। गलत क्यों है वो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 4 डिवाइड बाई बेस क्या है 25 इंटू 100, ठीक है। तो ये 4 बेसिकली 16% से डिक्रीज किया है, ना कि 10% से, इसलिए ये गलत है और ये सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन है स्लोप्स ऑफ द ग्राफ आर सेम, एंड डी है रेट्स ऑफ द वी आर डिफरेंस, क्या है यहाँ पे पता नहीं चल रहा, एरिया ऑफ द डिफरेंट, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, अगर इन तीनों में से ही हो गया तो यहाँ पे सी का क्या है ऑप्शन, सी है स्लोप ऑफ द ग्राफ आर सेम, ठीक है। ये ऑप्शन मुझे पता नहीं चल रहा है क्या है, रेंजेस क्या पता नहीं, ठीक है रहने दो। एवरेज आवरली अर्निंग पर ईयर ऑफ द वर्कर्स इन द फार्म रिप्रेजेंट फिगर ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग आवर लिखी हुई है, आवर वर्किंग, ठीक है। और यहाँ पे ईयर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, वैल्यूज ऑफ ई आर डिफरेंट, वैल्यूज ऑफ ई आर डिफरेंट, ठीक है। फ्रॉम द इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, देखो 2013 में ये 20 था, तो 2013 में ये भी 20 है, 14 में 25 था, 14 में 25 पे, 15 में 30 पे, ये भी 15 में 30 पे, 16 में 35 था, 16 में 35 है, 17 में, तो ई की वैल्यू तो अलग नहीं है ना। एवरेज आवरली अर्निंग पर ईयर, ये अर्निंग है, ठीक है। एवरेज आवरली अर्निंग पर ईयर, ठीक है, आवरली अर्निंग्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो सेम है ना सभी ईयर्स के लिए, तो ई वैल्यूज ऑफ ई आर डिफरेंट, ये गलत हो गया ना, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। रेंजेस दैट इज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर इज डिफरेंट, मैक्सिमम कितना है यहाँ पे 40 माइनस 25, 20 इज 20 है ना। यहाँ पे भी कितना मैक्सिमम 40, यहाँ पे मिनिमम 20, 40 माइनस 20 इज 20, तो ये वाली भी गलत है ना, दोनों में सेम है, ये बोला डिफरेंट है। नेक्स्ट है सी स्लोप ऑफ द ग्राफ आर सेम,
स्लोप ऑफ द ग्राफ आर सेम, तो ये आंसर सी ही है यहाँ पे, इसलिए मुझे जहाँ तक याद आ रहा था सी आंसर है, तो इसलिए मैंने भी डी के लिए भी वो नहीं किया। डी आप देख लेना, मैं ना क्वेश्चन के ना लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। तो स्लोप की ग्राफ सेम कैसे है, तो अब ग्राफ का स्लोप का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस वाई डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। पहले वाले केस के लिए देखते हैं, पहले वाले केस में y क्या है 40, पहले वाली क्या है 20 डिवाइड बाई 17 माइनस 13 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5 एज्यूम कर रहा हूँ मैं, 17 इसको ले रहा हूँ, इसको 13 ये, ठीक है। ऐसे 2017 और 13 लूँगा तब भी 4 ही आएगा आंसर, है ना, तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाले के लिए लेता हूँ, मैक्सिमम कितना है 40, मिनिमम कितना है 20, नेक्स्ट सेम 17 माइनस 13 इज 4, तो इसके लिए भी स्लोप 5 आएगा। स्लोप ऑफ द ग्राफ आर सेम, तो सी ऑप्शन है, तो दोनों की स्लोप सेम है, तो आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। कंसिडर द फिगर गिवन बिलो। देखो ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्व करोगे ये क्वेश्चन एक बार में हो जाएगा। कैसे, मतलब आप बिना ये देखे हुए ऑप्शन आप फिगर ही बना दोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है वो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है, ये डी ऑप्शन है आपका। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या है सर्कल है, तो यहाँ पे स्क्वायर मिसिंग है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये मतलब ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है, ये कन्वेक्स है, ये कनकेव है ना, तो यहाँ पे लाइन मिसिंग है, ठीक है। लाइन मिसिंग के साथ और क्या मिसिंग है, स्क्वायर मिसिंग है, ठीक है। और यहाँ पे 2 लेग्स है, 3 लेग्स है, 4 लेग्स है, 4 2 3 3 4, तो यहाँ पे 2 मिसिंग है ना, तो ये वाली देखो ऑप्शन कौन सी, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शन, ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 2500, ऑप्शन सी है 3000, ऑप्शन डी है 3500, ठीक है। दीज आर द ऑप्शंस। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर्स ए एंड बी। ये फिगर्स हैं जहाँ पे आपको है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर पीस दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल प्राइस कहाँ से आएगी, नंबर ऑफ पीसेस मल्टीप्लाई करने पे आपको इससे कॉस्ट और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड प्रोजेक्टेड सेल फॉर द प्रोडक्शन आर शोन इन द फिगर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस। इसने बोला व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू अवॉइड लॉस। लॉस अवॉइड करना है बेसिकली, ठीक है, लॉस नहीं होना चाहिए, है ना, इस पूरे खेल में। तो क्या है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, अगर मैं कितना प्रोड्यूस करता हूँ 1000 अगर प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, 1000 में प्रोड्यूस करता हूँ तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या आएगी, 1000 में अगर प्रोड्यूस करता हूँ तो 400 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 लाख आएगी, है ना, 4 लाख, ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गई। कॉस्ट प्राइस कितनी है 6 लाख, 6 लाख, तो मुझे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो रहा है ना, तो मुझे लॉस होगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट 2000 के लिए चेक करते हैं, 7 लाख कॉस्ट प्राइस है ना, 7 लाख, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितनी होगी 2000 के हिसाब से 350, मतलब 350 इंटू 2 7 लाख, ठीक है। नेक्स्ट है 3000, आंसर तो ये है 7 लाख, मतलब 2000 प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है, ये ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा ना, ठीक है, इस केस में लॉस हो रहा था, इस केस में लॉस नहीं हो रहा। 3000 के लिए अगर चेक करें तो 3000 के लिए कितनी है 8 लाख, कॉस्ट प्राइस 8 लाख है, ठीक है। अगर यहाँ पे 300 इंटू 3 लाख करें तो 9 लाख, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो गई। मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे ये बताना है कि मिनिमम कितनी मैन्युफैक्चरिंग करूँ मैं कि जिससे मुझे लॉस नहीं हो, ठीक है। तो वो लॉस नहीं होने वाली केस सिर्फ एक ही दिख रही है मुझे, डैट इज़ 2000 पीसेस, तो आंसर इज ए, है ना, ठीक है, हमने देख लिया आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ए लिफ्ट हैज़ कैपेसिटी ऑफ 18 एडल्ट और 30 चिल्ड्रंस, ठीक है, 18 एडल्ट्स और 30 चिल्ड्रन, ठीक है। तो 18 ए इज इक्वल टू 30 सी ऐसे लिख सकते हैं, तो ए इज इक्वल टू
30/18C, ठीक है, 3 से ये, सॉरी 6 से ये 3, 6 से ये 5, एक एडल्ट है ना, 5/3 चिल्ड्रन के बराबर है, बेसिकली 3 एडल्ट 5 चिल्ड्रन के बराबर है, ऐसे है ना, कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विथ 12 एडल्ट्स। देखो लिफ्ट की कैपेसिटी कितनी है, 18 एडल्ट्स की या 30 चिल्ड्रन की, तो एक लिफ्ट में कितने एडल्ट आ सकते हैं, 18 एडल्ट्स आ सकते हैं मैक्सिमम, है ना, या 30 चिल्ड्रंस। तो इसने बोला ऑलरेडी 12 एडल्ट्स हैं, ठीक है, 12 एडल्ट्स हैं, ठीक है, तो इसमें कितनी स्पेस है एडल्ट्स की, 6 एडल्ट्स और आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें एडल्ट्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, चिल्ड्रन चाहिए। तो 6 एडल्ट्स इज इक्वल टू, हमें पता है एक एडल्ट 5/3C है, एक एडल्ट 5/3C है ना, तो 6 एडल्ट्स कितने जाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, ठीक है, तो 10 चिल्ड्रन, ठीक है, 6 एडल्ट्स के बदले कितने आएंगे, 10 चिल्ड्रन आ जाएंगे, ठीक है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पर्सन बॉट ए रेफ्रिजरेटर वर्थ 22,800 with this much percent interest rate compounded yearly at the end of first year he paid this much। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसकी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, आपने इनिशियली प्रिंसिपल दे दिया, उस पर कुछ इंटरेस्ट लग रहा है, जो फाइनल अमाउंट होगा उस पर आपने ऑलरेडी कुछ अमाउंट पेमेंट कर दिया। कितने पेमेंट किया, 8,650, तो वो अमाउंट माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर के बाद, क्योंकि आपने जो अमाउंट पे कर दिया उस पर आप इंटरेस्ट क्यों पेमेंट करोगे, समझ रहे हो आप, आपने जो अमाउंट पे कर दिया उस पर तो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करोगे ना, जो अमाउंट रिमेनिंग है उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करोगे। तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट फर्स्ट ईयर के बाद जो बचेगा उस पर आप 12.5% फॉर नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट करोगे, उस पर फिर आप माइनस करोगे कितना, 9,125, ठीक है, इस तरह से आप करोगे। फिर थर्ड ईयर के लिए 12.5% इंटरेस्ट लगाओगे, फिर जो फाइनल अमाउंट आएगा डेट यू हैव टू पे आफ्टर द थर्ड ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर बेसिकली, है ना। तो सॉल्व करते लाइन से, ठीक है, 22,800 प्लस 22,800 इंटू 12.5 इंटू 1, फर्स्ट ईयर के लिए चेक कर रहे हैं अभी, ठीक है, इंटू 100, ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए सेम ही रहता है ना, ठीक है, माइनस 8,650, इसको सॉल्व करना है, डेट विल बी, ये समेशन एक्ट करेगा प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ये तो इतनी रहेगी, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 चली जाएंगी, ठीक है, 2 to 8 और 125 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 125 को मल्टीप्लाई क्यों करना है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 12.5 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे 10 आएगी, है ना, तो 5 से ये 2, 5 से ये 25, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25/2 बेसिकली, है ना, 25/2, तो 2 से ये कैंसिल करूँगा तो ये 114, ठीक है, 114 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 25 से, ठीक है। तो 25 इंटू 4 इज़ 100, यहाँ पे आएगी 25 इंटू 10 इज़ 35, 3 कैरी करेगी, 25 इंटू 1 इज़ 2850, ठीक है, इसमें कितनी ऐड हो जाएगी, 22800, 2850, ऐड करो इसको, 0 5 6 1 कैरी करेगी 5 2, ठीक है, इसमें माइनस कितना करना, 8650, माइनस करो 0 0 0 7 1 17,000, ठीक है। फर्स्ट ईयर के बाद जो ये इंटरेस्ट लगा है इस पर आपको माइनस क्या, ये अमाउंट ऑलरेडी पे कर दिया, तो दिस अमाउंट विल एक्ट एज ए प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, 17,000 प्लस 17,000 इंटू 12.5 को मैं 25/2 लिखूँगा, ठीक है, इंटू 1 डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये 20 से 20 कैंसिल होगी, 170 को मैं ये 85 लिखूँगा, ठीक है, माइनस 9125, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 85 इंटू 25 इज़ 85 इंटू 25 इज़ 5 इंटू 5 इज़ ये 5 2 कैरी करेगी 42, ठीक है, और 170, ठीक है, 5 2 1 2 2125, ठीक है, तो 17,000 में आपने कितना ऐड करना है, 2125 ना, 2125, तो माइनस ये ऐड करना है बेसिकली, तो 5
1921, ठीक है, 19125, ठीक है। अभी क्या आपको माइनस करना कितना, 9125, तो ये माइनस किया आपने, कितना बचा 10,000, ठीक है। लेकिन 10,000 तो आपको पेमेंट नहीं करना है ना, आपको इसके ऊपर 12.5% इंटरेस्ट देना है थर्ड ईयर के लिए भी ना, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर बोल रहा है ना, तो आपके पास एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज दिस अमाउंट प्लस 10,000 इंटू 25/2 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 से ये 50, तो ये 10,000 प्लस 1250, तो अमाउंट इज दिस अमाउंट, तो आंसर इज डी। थोड़ी कैलकुलेशन थी लेकिन क्वेश्चन समझ में आए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार फिर से देखो, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 70, देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, समझाता हूँ मैं। बेसिकली नेक्स्ट वाला फिगर चूज करना है, क्योंकि इन द फिगर 1 to 6 above some parts are shown to change their position in the regular direction following the same sequence, which of the figure will below appear at 7th, मतलब इसके नेक्स्ट वाला कौन सा होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये इस तरफ गया नेक्स्ट वाले में, ये जो ये है ये इस तरफ गया है ना, बेसिकली ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है ना। तो ट्रायंगल कैसे जा रहा है, देखो सब में ऐसे ही है, यहाँ से यहाँ चला गया है ना, ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, तो सेम हो रहा है। अभी क्या, जो ट्रायंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ट्रायंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो इस तरफ आएगा, स्क्वायर क्लॉकवाइज जा रहा है तो इस तरफ आएगा, है ना। अब देखो ये वाली पोजीशन कौन सी है, ये वाले पे एग्जैक्टली मैच कर रहा है, बी ऑप्शन। हाँ, मैं सी और डी इसी के लिए ऊपर लिखा भी नहीं कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, और बाकी मुझे दिख रहा है कि जो ट्रायंगल है यहाँ पे ये नीचे की तरफ आएगी, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। यहाँ पे देखो फिर से ये नेक्स्ट वाले में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो ट्रायंगल नीचे आ जाएगा, ट्रायंगल यहाँ पे आ गया नीचे, है ना, मतलब यहाँ से के बाद यहाँ आ गया, ठीक है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following graphs. The curves in the graphs indicates different age groups in the population of two countries A and B, ठीक है, and B over a period of few decades. country A and country B यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, less than 50, 15, less greater than 64 plus, basically 64 plus है, 15 to 64 ये इंडिपेंडेंट वाली एज ग्रुप है, मतलब वर्किंग एज ग्रुप है बेसिकली। लेस देन 15 और 64 प्लस वर्किंग एज ग्रुप नहीं है ना। तो विथ रेफरेंस टू द, ये टू कंट्रीज है ना, ध्यान रखना, विथ रेफरेंस टू द एबव ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इंटरफरेंस दैट कैन बी मेड ओवर द लास्ट 2.5 decades डिपेंडेंसी रेशियो फॉर बी हैज डिक्रीज्ड, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे जो लिखा हुआ वो लिख दे रहा हूँ मैं, बाई द एंड ऑफ नेक्स्ट 25 years the dependency ratio of country A, ठीक है, country A will be much less than country B. By the end of next 25 years, the dependency ratio of country A will be much less than country B. ठीक है, अभी आपको डिपेंडेंसी रेशियो मालूम होनी चाहिए, है ना, डिपेंडेंसी रेशियो क्या होती है, और ये बोला मच लेस देन, और ये बोला डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ ए विल बी मच लेस देन बी। देखो ए की डिपेंडेंसी मतलब जो वर्किंग एज ग्रुप है वो तो डिक्रीज कर रहा, जो 64 प्लस वाले वो इंक्रीज कर रहे हैं, ऑल्दो ये डिक्रीज कर रहा है लेकिन ये इंक्रीज कर रहा है ना, ठीक है, और वो जो वर्किंग एज ग्रुप है वो डिक्रीज कर रहे हैं, तो डिपेंडेंसी रेशियो तो बढ़ रहा है ना। तो ये क्या बोल रहा है, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 25 years द डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ द कंट्री ए विल बी मच लेस देन बी। तो ये है ना एक्सट्रीम स्टेटमेंट, और ग्राफ से मुझे दिख भी रहा है ये गलत है। क्यों, क्योंकि ए की जो वर्किंग एज ग्रुप है वो तो इंक्रीज कर रही है, और ये इस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन वर्किंग एज ग्रुप तो बढ़ रही है ना साथ साथ, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, और प्लस डिपेंडेंसी वाली जो है ना पॉपुलेशन वो इंक्रीज कर रही है। तो बी स्टेटमेंट तो मैं गलत कर दूंगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या, इन द नेक्स्ट 2 decades द वर्किंग फोर्स रिलेटिव टू द टोटल पॉपुलेशन विल इंक्रीज इन द कंट्री ए, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इन द नेक्स्ट 2 decades द वर्क फोर्स रिलेटिव टू द टोटल पॉपुलेशन विल इंक्रीज इन द कंट्री बी। ये स्टेटमेंट 3 सही है।
यही तो हो रहा है ना, पॉपुलेशन वर्किंग एज ग्रुप बढ़ रही है, तो वही बोल रहा टोटल पॉपुलेशन की कोरस्पॉन्डिंग। तो 2 गलत है, 2 गलत है, तो मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, 1 के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो कर सकते हो आप। ठीक है, डिपेंडेंसी रेशियो का एक बार फॉर्मूला देख लेना, लेकिन ठीक है, तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 72, लक्ष्मी, हर ब्रदर, हर डॉटर एंड हर सन आर बैडमिंटन प्लेयर, ए गेम ऑफ डबल्स इज अबाउट टू बिगिन। ठीक है, डबल्स में क्या होते हैं, एक तरफ 2 प्लेयर होते हैं, एक तरफ 2 प्लेयर होते हैं, और 4 लोग हैं भी यहाँ पे। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, लक्ष्मी ब्रदर इज डायरेक्टली अक्रॉस द नेट फ्रॉम हर डॉटर। लक्ष्मी का भाई उसके डॉटर के अक्रॉस है। ठीक है, हर सन इज डायरेक्टली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग। ठीक है, अगर उसका सन यहाँ पर है, ठीक है, उसका सन यहाँ पे है, तो डायरेक्टली अक्रॉस द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग इज डायरेक्टली अक्रॉस द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग। एक तो ये है, वर्स्ट प्लेयर का सिबलिंग है ये। ठीक है, वर्स्ट प्लेयर ये नहीं है, ये क्या है, अक्रॉस वर्स्ट प्लेयर का सिबलिंग है ये। ठीक है, ये जो है सिबलिंग है किसका, वर्स्ट प्लेयर का। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला, द बेस्ट प्लेयर एंड द वर्स्ट प्लेयर ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो वर्स्ट प्लेयर का सिबलिंग जो है, तो वर्स्ट प्लेयर इधर होगी, तो लक्ष्मी बच रही है सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लक्ष्मी क्या है, वर्स्ट प्लेयर है, और ये बेस्ट प्लेयर होगा फिर। ठीक है, क्योंकि बेस्ट प्लेयर एंड वर्स्ट प्लेयर ऑन द सेम साइड। एक केस ये हुआ, दूसरा केस क्या हो सकता है, क्या होगा सेकंड केस, लक्ष्मी का भाई और डॉटर तो है ही है। ठीक है, अगर सन इस तरफ आता है, ठीक है, सन इज अक्रॉस द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग, तो जो वर्स्ट प्लेयर का सिबलिंग है उसके डायगोनली अक्रॉस है, तो वर्स्ट प्लेयर कौन हुआ, वर्स्ट प्लेयर सन हुआ है ना, तो वर्स्ट प्लेयर के सिबलिंग के डायगोनली है ना, तो डायगोनली में कौन है, इसकी मतलब सिस्टर है ना इसकी, सन, लक्ष्मी की डॉटर है, लक्ष्मी का सन है, तो लक्ष्मी सन किसके डायगोनली है, वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग। तो अभी क्या है नेक्स्ट स्टेटमेंट, बेस्ट प्लेयर एंड वर्स्ट प्लेयर ऑन द सेम साइड, तो ये वर्स्ट है तो ये भी बेस्ट होगा, तो सेम दोनों केस में बेस्ट प्लेयर लक्ष्मी का भाई आ रहा है, तो हर ब्रदर इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ गिवन बिलो इंडिकेट्स द चेंजेस इन की पॉलिसी रेट्स मेड बाय सेंट्रल बैंक सेवरल टाइम्स इन ईयर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द सेंट्रल। देखो यहाँ पे क्या है, रेट बढ़ रही है, तो रेट बढ़ाते कब हैं, एंटी इन्फ्लेशनरी इंस्टांस। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये, क्योंकि ग्राफ देखकर पूछा था तो सी साइड में पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, देखो अगर ये डिक्रीज करती, अगर डिक्रीज करती तो वो चाहता था इन्फ्लेशन बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़े मतलब बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़े इन द सेंस कि डिमांड बढ़े, लेकिन यहाँ पे क्या रेपो रेट बढ़ा रहा है ना। ठीक है, उसके साथ साथ CRR कांस्टेंट है, ऑल्दो रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये रेपो रेट कब बढ़ाते हैं, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, एंटी इन्फ्लेशनरी इंस्टांस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बेस्ड है, मतलब एक क्वेश्चन है, इसके बाद भी एक क्वेश्चन है इसी पे। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल ग्राफ गिव्स GDP growth rate, daily density of different states of a country in a particular year. Study the table and answer the 2 items that follow. ठीक है, तो स्टेट है, डिफरेंट स्टेट्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, 18 स्टेट्स है यहाँ पे, पर कैपिटा इनकम ये गिवन है, GDP ग्रोथ रेट गिवन है, डेली डेंसिटी गिवन है। ठीक है, तो विथ रेफरेंस टू द अबव टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल डिफरेंस, मतलब कंक्लूड क्या कर सकते हैं बेसिकली इस डाटा से। ठीक है, हायर पर कैपिटा इनकम इज जनरली, नॉट ऑलवेज बोल रहा है ना, जनरली एसोसिएट विथ हायर डेली डेंसिटी। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम पहले ढूंढते हैं हायर वाले कौन से हैं, ये ठीक है, 800 से ऊपर वाले जो भी हैं उनको देखते हैं। ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग डेली डेंसिटी देखते हैं। सबसे लोअर कितनी है, 5 है, 6 भी है कहीं की पे है ना, तो 60 से एवर भी है ना, हायर पर कैपिटा इनकम इज जनरली एसोसिएटेड विथ हायर डेली डेंसिटी, तो ऑलमोस्ट 60 प्लस सब में है, 97 भी है, 63, 96, 104। ये ऑलवेज बोलता तो ये गलत हो जाता क्योंकि 1077 का कम है, 900 का ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जनरली बोल रहा तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है,
मतलब ठीक है ना, अगर किसी इसमें कहीं पे 20 आता तो फिर थोड़ी सी डाउटफुल हो जाती, लेकिन यहाँ पे सभी नंबर ठीक है। आई डोंट थिंक कोई एक्सट्रीम है यहाँ पे स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब नंबर है। नेक्स्ट है हायर जीडीपी ग्रोथ रेट ऑलवेज इंश्योर हायर पर कैपिटा इनकम। हाँ, हायर जीडीपी ग्रोथ रेट, हायर जीडीपी ग्रोथ रेट कहाँ पे, ये है, ये है, ये है, ठीक है। ऑलवेज इंश्योर हायर पर कैपिटा इनकम, ऑलवेज है क्या, हायर पर कैपिटा इनकम इंश्योर कर रहा है क्या, 254 हायर है क्या, 2 गलत है, ठीक है, 1 सही है, 2 गलत है, 2 जहाँ पे है उसको क्रॉस करो आप, ठीक है। हायर जीडीपी ग्रोथ रेट डज नॉट नेसेसरली इंश्योर हायर टेली डेंसिटी, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रोथ रेट ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे टेली डेंसिटी कम है ना, तो वही बोल रहा है डज नॉट इंश्योर नेसेसरली इंश्योर हायर टेली डेंसिटी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 74 का आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेम ग्राफ, मतलब सेम डाटा है, उसके बेस पे ये एजम्पशन कुछ एज्यूम किया इन्होंने। विथ रेफरेंस टू द अबव टेबल फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड, ठीक है। Nowadays, prosperity of an already high-performing state cannot be sustained without making further large investment in its telecom infrastructure. अब ये ग्राफ से आप ये कंक्लूड कर सकते हो क्या, इस ग्राफ से आप कंक्लूड कर सकते हो ये, हाँ, nowadays prosperity of an already high-performing state, already high-performing state मतलब हायर, ठीक है, ये वाले नंबर बेसिकली जो 800 से प्लस है वो लेते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। कैन नॉट सस्टेन विदाउट मेकिंग फर्दर लार्ज इन्वेस्टमेंट इन इट्स टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे टेली डेंसिटी ये है, ये है, ये है, अक्रॉस दिस ये है, ये है एंड ये है। अब ये बताओ टेली डेंसिटी में मतलब अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कैन नॉट सस्टेन ये बोल रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, हाँ, ये बोल रहा है सस्टेन ही नहीं करेगा वो। एजम्पशन कैसे कर, एजम मतलब इससे मैं ये कंक्लूड कैसे कर दूँ, इसने कुछ बोला नहीं, डाटा दिया, इससे बोला ये एज्यूम करो। कैन नॉट बी सस्टेन विदाउट मेकिंग फर्दर लार्ज इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम डेंसिटी। Nowadays, prosperity of an already high-performing state cannot be sustained without making further large, ये further large investment है ना, ये भी extreme statement है, ठीक है। हाँ, मीन्स विदाउट मेकिंग फर्दर इन्वेस्टमेंट इन इट्स टेलीकॉम डेंसिटी होता तो आई कैन एक्सेप्ट, बट लार्ज इन्वेस्टमेंट बोल रहा है, क्यों करना है, ऑलरेडी मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्री तो स्टेबल है ना, उसमें थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते रहने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है ऑब्वियसली, लेकिन लार्ज इन्वेस्टमेंट जहाँ वहाँ पे करना जहाँ पे ग्रीन फील्ड होती है ना, जहाँ पे ग्रीन फील्ड होती है, जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे हमें बेस से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नाउ डेज ए वेरी हाई टेलीकॉम डेंसिटी इज द मोस्ट इसेंशियल, फिर यहाँ पे इसने एक्सट्रीम स्टेटमेंट दी, मोस्ट इसेंशियल कंडीशन है क्या, वेरी हाई टेली डेंसिटी भी होगा तो चलेगा ना, हाई डेंसिटी कहाँ, वेरी हाई डेंसिटी कहाँ पे चाहिए, दिल्ली जैसे एरिया में चाहिए, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जहाँ पे लोग पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। प्रोमोटिंग द बिजनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन ए स्टेट, ठीक है। अभी क्या है, अभी ये बोला ये मोस्ट इसेंशियल कंडीशन है अगर ग्रोथ करनी है, तो ऐसा थोड़ी ना है, रोड चाहिए, है ना, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, पब्लिक मतलब मार्केट चाहिए, है ना, मार्केट चाहिए बेसिकली, वहाँ पे पब्लिक पहुँच सके परचेज करने के लिए। तो आई डोंट थिंक दिस इज द राइट आंसर, सो आंसर इज डी, नाइदर 1 नाइदर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू the following graph indicates composition of our tax revenue for the period of 2 decades 1991 से 2011 तक डाटा गिवन है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी, custom duty, corporate tax, personal income, service tax. With reference to the above graph, which of the following is the most logical and rational inference that can be made, ठीक है। 2 decades 1991 से 2011 तक डाटा गिवन है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल इनकम, सर्विस टैक्स। विथ रेफरेंस टू द एबव ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इंटरफेरेंस दैट कैन बी मेड, ठीक है।
During the given period, the revenue from direct tax as percentage of gross tax revenue has increased while that of indirect tax decreased. अभी यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन है आपको फाइंड आउट करना डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट टैक्स क्या है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता, कॉर्पोरेट टैक्स एंड पर्सनल इनकम टैक्स, ठीक है, सीटी प्लस पीआईटी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है, एक्साइज ड्यूटी प्लस कस्टम प्लस सर्विस टैक्स, जीएसटी जिसे हम बोलते हैं ना, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम इज बेसिकली गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है, मिलाकर पूरी वही जीएसटी होगी, ठीक है। इंडायरेक्ट एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी अलग से लगता है अभी भी, है ना, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द गिवन पीरियड द रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस एज परसेंटेज ऑफ, अभी डायरेक्ट टैक्स और क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स के लिए ये वाली लाइन है ना। ड्यूरिंग द गिवन पीरियड द रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस हैज इंक्रीज्ड। पहले तो इनिशियली डायरेक्ट टैक्स क्या थी, ठीक है, पर्सनल टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। इनिशियली क्या थी, 10% थी पहले, ठीक है, और ये 10% मतलब बेसिकली 20% थी। 100% में से ये टोटल मतलब 20% ओवरऑल में से, ये ओवरऑल की परसेंटेज के क्रॉस दी हुई है ना, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। तो इनिशियली क्या थी, 20% थी। बाद में क्या हो गई, बाद में यहाँ पे देखो आप, ये कितनी हो गई यहाँ पे, लगभग 40, है ना। और ये पर्सनल इनकम टैक्स कितनी हो गई, लगभग ऑलमोस्ट 15। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 40% प्लस 15% इज 55%। तो ड्यूरिंग द गिवन पीरियड द रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स एज ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज्ड। तो 20% से 55% गया है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स कितनी होगी फिर, इनडायरेक्ट टैक्स 80% से 45% पे आएगा, क्योंकि ये 55% जा चुका है ना। पहले ये 20 था तो ये 80 था, वो 55 हो गया तो ये 45 होगा, तो ये डिक्रीज है ना, डेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस डिक्रीज्ड। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। द ट्रेंड इन द रेवेन्यू फ्रॉम द एक्साइज ड्यूटी डिमॉन्स्ट्रेट दैट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ नेगेटिव ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। अब ये बताओ, सिर्फ हम एक्साइज ड्यूटी के बेस पे ये बता सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी ख़राब परफॉर्म कर रही है। उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना, सिर्फ एक्साइज ड्यूटी पे हम कैसे उसको मतलब क्लेम कर दें कि वो चीज़ हो रही है। तो ये तो स्टेटमेंट मतलब इनकम्प्लीट स्टेटमेंट और ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होगी तो आपको पता होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिर्फ एक्साइज ड्यूटी के रेवेन्यू पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली वन, ठीक है, वन ओनली बेसिकली, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 2018 के CSAT पेपर का, जो कि मैथ्स एंड रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। x माइनस वाई गिवन है, इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। ये बोल रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है, बेसिकली सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। करते हैं क्वेश्चन, चलो। बोथ x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। ज़रूरी है क्या ये सही होने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव वैल्यू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर x की वैल्यू मैं 16 ले लूँ और इसकी वैल्यू मैं 20 ले लूँ तो ये 8 हो रहा है क्या, एनी वैल्यू ऑफ x एंड y, कुछ भी बोल रहा है x एंड y, ऐसे कैसे ले लूँ x एंड y। स्टेटमेंट 1 गलत है, सॉरी। इफ x इज पॉजिटिव y मस्ट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। हाँ, इफ x इज पॉजिटिव, ठीक है, x इज पॉजिटिव, मैंने मान लिया x इज पॉजिटिव है, एंड y मस्ट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। मैंने मान लिया x 10 है, y माइनस 5 है, तो ये तो 15 हो गया। 8 आया क्या, नहीं आया। इफ x इज नेगेटिव y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। फर्स्ट टर्म बोल रहा है नेगेटिव है और y क्या बोल रहा है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव माइनस ऑफ पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव, बेसिकली नेगेटिव माइनस नेगेटिव इज, सॉरी, नेगेटिव माइनस ऑफ पॉजिटिव वैल्यू इज दैट विल बी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव ऐड होगी तो नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू क्या देगी, ओवरऑल नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू वो तो नेगेटिव नहीं है ना, तो यहाँ पे आंसर होगा डी, ठीक है, नाइदर 1 नाइदर 2 और नॉट 3, ठीक है। तो हमने 2018 का CSAT
में मैथ्स एंड रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इससे सीखना, ठीक है। इसमें हर एक तरह के क्वेश्चन मिक्स है ना, यहाँ पे हमने मैथ्स के भी क्वेश्चंस किए, यहाँ पे रीजनिंग के भी क्वेश्चन किए। अब ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप एफिशिएंट होगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और ये 2019, 20, 21, 22, 23, ठीक है, ये सारी वीडियोस आएंगे। हो सकता है आप लोग में से बहुत सारे लोग फ्यूचर में देखें 2 साल 3 साल बाद। तो जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये अभी 2023 मतलब 2023 चल रही है अभी। तो अभी प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है, 2023 दिसंबर मंथ चल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि मैंने 2018 की पेपर मतलब रिकॉर्ड कर लिया है लेक्चर, ठीक है। तो 19, 20, 21, 22 एंड 23 बची, 5 साल और बच रही है। तो ये वीडियोस अपलोड होगी कुछ दिनों बाद, 2019 आएंगी, 2020 सारे लेक्चर्स नेक्स्ट प्रीलिम्स से पहले मैं अपलोड कर दूंगा फिर, ठीक है। अगर जो 2025 दे रहे होंगे तो उनके लिए मैं 2024 का पेपर जो बचेगा वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ठीक है।